बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 7वीं ज़ूम सेशन जो हमने अरेंज करना शुरू किए थे, ये बेसिकली मैट्रिक के इम्तिहानात और मैट्रिक के सिलेबस और मैट्रिक के एग्ज़ामिनेशन के हवाले से जितनी क्यूरीज स्कूल और कॉलेज वाले और पेरेंट्स और प्रिंसिपल्स ने किए हैं, वो सारे हमने एड्रेस कर दिए। अभी तक जितने मज़ीद आज की जो ज़ूम मीटिंग हुई है उसमें भी सवाल लोगों ने रिपीट किए हैं, तो नए सवाल लगता ऐसा है जैसे लोगों के पास नहीं है, इसलिए जो रिपीटिशन है उसका फ़ायदा नहीं है। ऑलरेडी जो 7 ज़ूम मीटिंग्स हैं उनकी पूरी डिटेल हमारी वेबसाइट पर मौजूद है। आप तमाम प्रिंसिपल हजरात, टीचर और स्टूडेंट्स और पेरेंट्स सबसे हमारी गुजारिश है वो इनको सुन लें, इनको देख लें, इनको पढ़ लें, तो आपको अपने सारे सवालात के जवाब मिल जाएंगे। फिर भी अगर कोई चीज़ रहती है जो इनमें कवर ना हो रहा हो वो हमें भेज दे, वो हमें एक अगली ज़ूम में एक मीटिंग अरेंज करेंगे, उसमें शामिल करेंगे। लेकिन फजूल बार बार एक चीज़ को रिपीट करने का फ़ायदा नहीं है। तो फिर इसलिए फ़िलहाल ज़ूम मीटिंग जो मैट्रिक के इम्तिहान के हवाले से हम डिस्कनेक्ट करते हैं। लेकिन अगर आपके पास कोई नया सवाल आए तो आप ज़रूर हमें भेज दें। हम अगर हमारे पास वैरायटी अब न्यू क्वेश्चन आती है तो हम ज़रूर करेंगे, लेकिन रिपीटिशन से हम बचना चाहते हैं। और अगला हमारा जो एक्टिविटी शुरू होगा वो उसमें कुछ मैट्रिक के टीचर्स को हम गाइडेंस देंगे और इंटर के जो इम्तहानात दाखिले होंगे वो रिज़ल्ट्स के बाद होंगे। रिज़ल्ट इंशाल्लाह जुलाई में मैट्रिक का रिज़ल्ट आएगा, जुलाई में दाखिले होंगे और अगस्त में उम्मीद है क्लासेस शुरू होंगे। तो अगस्त सितंबर में फिर हम जो इंटर का शेड्यूल बनाएंगे ज़ूम मीटिंग का, आप लोगों से शेयर करेंगे। उसमें हम सिर्फ कॉलेज से मुताल्लिक़ स्टूडेंट्स, टीचर्स और प्रिंसिपल और पेरेंट्स और इदारे वही शामिल करेंगे। स्कूल लेवल को तो हम अभी तक 7 जो मीटिंग हमने की है उसमें सारे कवर कर लिए। तो और ज़्यादा फोकस भी लोग कंसर्न जो ज़्यादा होता है वो इंटर के हवाले से होता है। तो मैट्रिक के हमने कवर कर लिए। अगर कोई नया सवाल आता है और हमारे जहन में ये हम उसको पढ़ लेते हैं और हम समझते हैं कि इसका जवाब देना ज़रूरी है। यानी ये कोई सवाल नहीं है कि रिज़ल्ट कब आएगा, रिज़ल्ट तो अभी हम नहीं तो हफ्ते बाद आ जाएगा, 10 दिन बाद आ जाएगा, ये सवाल नहीं। लेकिन जो एकेडमिक सिलेबस से मुतालिक सवालात हों, इम्तहानी निज़ाम से मुतालिक सवालात हो जिसका जवाब देना ज़रूरी होता है, वो स्कूल से मुतालिका भी हो तो हम उसका जवाब दे देंगे। और जो रिपीटिशन है उसको उससे बचेंगे। तो आपसे गुजारिश ये है कि जो हमारी वेबसाइट और सोशल मीडिया पेज पे हमारे साथ ज़ूम मीटिंग्स की पूरी डिटेल पड़ी है, वो आप सुन लें, पढ़ लें, देख लें, आपके सारे सवाल के जवाब मिल जाएंगे। और फिर भी अगर कोई चीज़ रहती है तो हमसे शेयर कर लें। बस यही आपसे गुजारिश करनी थी। गैर ज़रूरी तो अगर हम अपना टाइम ज़ाय करेंगे ना आप लोगों का टाइम ज़ाय करेंगे। एक चीज़ जो फैसला हो चुका है वो अगर उसमें कोई चेंज आती है तो फिर हम आपसे शेयर करेंगे। और ज़्यादा इम्कान ये है कि 2025 के लिए कोई चीज़ नहीं है, जो हम कह चुके हैं उसी तरह होगा। तो इसको काइंडली नोट कर लें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। मैं आप सब लोगों को आज के 7th जूम मीटिंग सेशन में खुशामदीद कहता हूँ। पिछली जूम मीटिंग्स की तरह आज भी हम लोग आपके मुख्तलिफ सवालात के सीधा सीधा जवाब देंगे। हम कोशिश ये करेंगे कि मीटिंग के पहले हिस्से में आपके जो हमारे पास बजरिया ईमेल, बजरिया व्हाट्सएप या दीगर सोशल मीडिया के तवसत से हमें जो सवालात मौसूल हुए हैं उनके जवाब पहले दें। उसके बाद उनमें से जो नुक्ता या जो पॉइंट तशना तलब रह जाएगा, जिसके अंदर कोई कसर बाकी रह जाएगी, वो आप लोगों से लाइव सवालात की सूरत में ले लेंगे। विदाउट एनी फर्दर अडू हम आज के सवालात की तरफ आते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का सबसे पहला सवाल ये है, which are affiliated at SSC level, should FBISC not outline an easy procedure to enable those schools get affiliated at HSSC level also? इसके हवाले से फेडरल बोर्ड का जो इस वक्त एफिलिएशन का प्रोसीजर है वो इंतहाई आसान है।
अगर आप इसको थोड़ा सा देखें कि मैट्रिक और इंटर लेवल के ऊपर स्कूल्स की जो आइडेंटिटी है वो अलग-अलग शुमार की जाती है। एक ही स्कूल जिसकी बैक वक्त डबल आइडेंटिटी होती है, यानी कि मैट्रिक और इंटर लेवल, उसको उन दोनों लेवल्स पे एफिलिएशन अलहदा से लेना पड़ती है। इसकी मिसाल ऐसे भी ली जा सकती है कि मैट्रिक लेवल पे अगर आपने ग्रुप भी ऐड करना हो, अगर साइंस के अलावा आर्ट्स को भी ऐड करना हो, तो भी आपको एफिलिएशन उस ग्रुप की अलहदा से अप्लाई करनी पड़ती है। प्रोसीजर्स के हवाले से मैं दोबारा इस बात को रिपीट करूंगा कि प्रोसीजर हमारा इंतहाई आसान है। फेडरल बोर्ड में फेडरल FBISC का जो एफिलिएशन का पोर्टल है, उसके ऊपर सारी की सारी सेल्फ एक्सप्लेनेटरी चीज़ों को आप फॉलो करते हुए आप एफिलिएशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसके अलावा आप हमारी हेल्पलाइन पे तकरीबन 24/7 कॉल करके रहनुमाई ले सकते हैं। उसके अलावा ऑफिस औकात में हमारा जो एफिलिएशन सेल है, आप लोग उनसे आके अपनी पर्सनल हैसियत में आके आप इधर आके उनसे इंफॉर्मेशन एक्वायर कर सकते हैं। देयर इज नो प्रॉब्लम विद दैट। नंबर 2 की तरफ आते हैं। इज इट ट्रू दैट FBIC इज गोइंग टू होल्ड मिडिल स्टैंडर्ड एग्जामिनेशन फ्रॉम मार्च 2025? फेडरल बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एंड सेकेंडरी एजुकेशन को एक नया मैंडेट मिलने जा रहा है, जिसके अंदर वो 8वीं क्लास के इम्तहानात भी उनका भी इनेकाद करेंगे। इस सारे प्रोसीजर का इनेकाद अगर 2025 से होता है तो वेल एंड गुड, अदरवाइज ये डिसीजन हायर अथॉरिटीज के ऊपर है कि इसकी मैच्योरिटी कब तक होती है। विल इट बी मैंडेटरी फॉर द प्राइवेट स्कूल्स टू गेट देयर स्टूडेंट्स टेकिंग एग्जाम इन 2025? नहीं, मिडिल स्टैंडर्ड का एग्जाम जो है वो इस वक्त भी FDE के स्कूल्स दे रहे हैं। बोर्ड के इम्तहानात देना तमाम अदारों के लिए मैंडेटरी नहीं होगा। अगर इसके हवाले से रूल पोजीशन में कोई चेंजिंग होगी तो तमाम अदारों को उसके हवाले से मुत्तला किया जाएगा। जनरली स्पीकिंग, एज ऑफ नाउ इस किस्म की कोई प्रोविजन नहीं है कि 8वीं क्लास का बोर्ड का इम्तहान देने वाले ही 9वीं और 10वीं में एडमिशन के काबिल होंगे। At the moment, different schools are teaching different syllabus in class 8. If they are bound to take board exams in 2025, how will they be able to take examination with the syllabus which is launched in March 2025? Again, चूंकि ये अभी तक डिसीजन बाइंडिंग नहीं है, तो इसलिए इस क्वेश्चन का जवाब फिलहाल नो में ही आएगा कि देर इज नो बाइंडिंग एट ऑल। सवाल नंबर 5 है इसी सोर्स से जमात नहम के 2 मज़ामीन मुताले पाकिस्तान और इस्लामियात के पेपर्स के हवाले से क्यूरी है कि अगर इन मज़ामीन के पेपर्स के नंबर्स 50 से बढ़ाकर 100 कर दिए गए हैं तो अभी तक मज़ामीन का पेपर पैटर्न या कोई मॉडल पेपर लॉन्च नहीं किया गया। बराए मेहरबानी इन दोनों मज़ामीन के नंबर्स कंफर्म करें। इन दोनों मज़ामीन के नंबर्स 50 ही हैं जैसे कि पहले होते थे। 9th में भी 50 नंबर की होगी, 10वीं में भी 50 की होगी। इसी तरह से मुताले पाकिस्तान भी जो है वो 9th में 50 की, 10वीं में 50 की, जबकि इंटरमीडिएट लेवल पे फर्स्ट ईयर में इस्लामियत 50 नंबर की और सेकेंड ईयर में पाकिस्तान स्टडीज 50 नंबर की। नंबर 6 है जमात नहम और दहम में तर्जमतुल कुरान पढ़ाने के हवाले से थोड़ा ब्रीफ करें। इसका क्या बेनिफिट है बच्चों को, क्योंकि एक टीचर मखसूस सूरतों के तराजुम को क्लास में पढ़ाता है। इसके मुतल्लिक मजीद मालूमात दी जाती हैं। फिर इन सूरतों में से कुछ आयात बमा तराजिम देकर तफहीम करवाई जाती है। जो लेक्चर क्लास में दिया जाता है वो बच्चे कितनी देर जहन नशीन रखते होंगे? ये एक बड़ा तफसील तलब सवाल है। देखिए, तर्जमातुल कुरान पढ़ाने के हवाले से बीइंग मुस्लिम हम सब लोगों का यकीन है कि ये वनज़्ज़िलु मिनल कुरानि मा हुवा शिफ़ाउन व रहमतुल लिल मुमिनीन, कि ये हम सब मोमिनीन के लिए रहमत है अल्लाह की तरफ से। और इसके अलावा दीगर बेशुमार कुरान पाक की फजीलतों के हवाले से कुरान में ही अपनी मुख्तलिफ आयात हैं। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट ये कि वलक़द यस्सरनल कुरान लिज़्ज़िक्रि फ़हल मिन मुद्दकिर, कि हमने कुरान पाक को आसान कर दिया, क्या कोई है गौर तलब करने वाला। तर्जमातुल कुरान पढ़ाना तो इंतहाई ज़रूरी है, पढ़ना और पढ़ाना इंतहाई ज़रूरी है। तालिबुल इल्म फ़रीज़ा अला कुल्लि मुस्लिम व मुस्लिमा, के हर मुसलमान मर्द और औरत पर इल्म हासिल करना फ़र्ज़ है। और इसी तरह से नबी वसल्लम की एक और हदीस है कि उतलबुल इल्म मिनल महदी इलल लहद, के गोद से गोद तक, माँ की गोद से लेकर कब्र तक जो है वो इल्म हासिल करते रहो। तो तर्जमातुल कुरान, कुरान पाक का मैसेज, कुरान पाक को तफसीर के साथ पढ़ना, ये तो हम सब मुसलमानों के लिए जुज़्व लाज़िम है, ये हमारा फरीज़ा अव्वल है। इसका बेनिफिट क्या है? हम सब मुसलमान हैं, हम इस बात पे यकीन रखते हैं कि हमारी दुनिया और आखिरत की कामयाबी दोनों अल्लाह के हुक्म को मानने में और अल्लाह के हुक्म को फॉलो करने में मुज़मिर है।
रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना, कि अगर हम अल्लाह से दुनिया और आखिरत दोनों में भलाई की तलब, भलाई के ख्वास्तगार हैं, भलाई के तालिब हैं, भलाई की तलब करते हैं, तो उसके लिए सबसे बेहतरीन तरीका है कुरान पाक को पढ़ें, समझें, समझाएं। टीचर अपनी बिसात के मुताबिक जो उनको समझ आते हैं वो बच्चों को पढ़ाएं। जो स्पेशलाइज्ड टीचर हैं वो बहुत बेहतर पढ़ाते होंगे, वो बच्चों को लाजमन उनके जहनों पे एक बड़ा लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट छोड़ के जाते होंगे। उनमें से एक आयत का भी तर्जमा या तफसीर वो बच्चों को अगर बता दें और वो बच्चों की जहन जिंदगी के लिए आगे सारी जिंदगी में अगर वो उनको नाफिज कर लेते हैं, तो इन दोनों के लिए, टीचर और स्टूडेंट दोनों के लिए भलाई ही भलाई है। बाकी ये कि इस बात के हवाले से कि कितना हमें याद रह जाएगा, तो वो तो हमें हर चीज जो है वो बार बार दोहराने की जरूरत होती है। अगर हम थोड़ा सा गौर करें तो हम लोगों ने वो असूल और वो कवानीन जो हमने शायद क्लास 7 या 8 में पढ़े होंगे, उन मैं लोगों से मुखातिब हूँ जो इस वक्त 7वीं या 8वीं को ये ना पढ़ा रहे हैं ना उनका सिलेबस पढ़ रहे हैं, तो मुमकिन है उनको भी वो चीजें याद ना हो जो उन्होंने अपनी 7वीं 8वीं या 5वीं 6वीं में पढ़ी हो। तो चीजों को रिफ्रेश करना तो बार बार जरूरी होता है, लेकिन उसके बावजूद कुछ ना कुछ बुनियादी बातें, कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट चीजें बंदे के जहन में रह जाती हैं। तो तर्जुमा कुरान पढ़ाना तो इंतहाई जरूरी है। इसके ऊपर हम जितना भी इसको एम्फेसाइज करें वो कम है। ये अगर इसके कंटेंट पे बात की जाए तो मेरी जाती एक राय में ये तो अनलिमिटेड होना चाहिए, ये तो मुकम्मल होना चाहिए। हम मुसलमान हैं और ये हमारा फरीजा अव्वल है। जो हमारी एकेडमिक्स हैं उसके हवाले से जितनी भी रिक्वायरमेंट है हमें उसको पूरा करना चाहिए। एक और सोर्स से हमारे पास कुछ सवाल आए हैं, हम उनको लेते हैं फिर उसके बाद बात करते हैं। नंबर 1 है क्वेश्चन, प्रॉब्लम विद मोस्ट ऑफ द टॉपिक्स ऑफ द बुक ऑफ दिस बुक इज लैक ऑफ बेसिक कॉन्सेप्चुअल नॉलेज एट द लेवल ऑफ क्लास 9। आई एम नॉट श्योर ये किस किताब की बात हो रही है, लेकिन इस किताबों के हवाले से हम पिछली मीटिंग्स में एक पॉइंट को बार बार एम्फेसाइज कर चुके हैं। उसके ऊपर हम दोबारा यही आप लोगों से कहेंगे कि एसएलओ बेस्ड किताबें आप फॉलो करें। किताबों, हर वो किताब जो करिकुलम के अंदर मौजूद एसएलओस को अच्छी तरह से एड्रेस करती है, वो किताब आपके लिए ठीक है। टू इंक्रीज थिंकिंग अंडरस्टैंडिंग, इट इज पॉसिबल बाय प्रैक्टिकल लर्निंग इंस्टेड ऑफ पीबीए। पीबीए बुक burdenized the teachers and students and take too much time to cover syllabus। देखिए, पीबीए का सोल पर्पस ये था कि हर वो बच्चा जिसने एग्जामिनेशन के हवाले से अपने प्रैक्टिकल्स को लैब में जाके कंडक्ट किया है या लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से भी प्रैक्टिकल्स को लैब में जाके कंडक्ट किया है, तो वो बआसानी पीबीए को अटेम्प्ट कर सकें। इसका दूसरा पहलू ये है कि पीबीए के अंदर हरगिज ये मकसद नहीं था कि हम लोग दोबारा से वही पुराने प्रैक्टिकल मैनुअल्स या पुरानी प्रैक्टिकल कॉपियां उस तरह की चीजें तैयार करवा के बच्चों को मुश्किल में डाल दें। इसका सोल पर्पस ये था कि बच्चों की साइकोमेट्रिक, बच्चों की एक फिजिकल अंडरस्टैंडिंग ऑफ द ऑब्जेक्ट्स, बच्चों की स्पेशल अंडरस्टैंडिंग ऑफ द ऑब्जेक्ट्स बेहतर हो सके और बच्चे इस बात को ज्यादा बेहतर तरीके से अंडरस्टैंड कर सकें कि फिजिकल फिनोमिनाज, केमिस्ट्री के कवानीन और बायोलॉजी की जो फैक्ट्स हैं वो किस तरह से हमारी जिंदगियों पर असरअंदाज हो सकते हैं और उनको हम किस तरह से बेहतर तौर पे अंडरस्टैंड कर सकते हैं। For class ninth book should be an easy language and make students to be clear their topics. Of course, the books should be in easy language, and we appreciate the publishers and the writers to make their books in as easy as possible for the students to understand, not compromising the quality of the contents. Number 4 has syllabus is too lengthy because a lot more time is needed to explain new terminologies. Again, we have emphasized on this point in the previous meetings as well that we are going to divide the contents of the SLOs into two parts. One will be addressed in the formative assessment. Other will be addressed in the summative assessment by FBISC or by the board. Number 5 है, new terms are difficult for the students to understand. We will try to normalize this effect by addressing the formative and summative assessment issue. Number 6 है, old syllabus make base for the further knowledge and base information. And
it is always believed that every particular stage is the next step, is the another step for the next stage. Like we have learned in Quran as well कि वो फौका कुल्लि ज़ी इल्मिन अलीम, कि जितना भी हम नॉलेज हासिल कर लेते हैं, हमसे ऊपर भी कोई ना कोई नॉलेज वाला होता है, तो हम जो भी हम लोग पढ़ते हैं वो हमारी एक नॉलेज बेस होती है, उस बेस की बेस पे हम लोग आगे मजीद नॉलेज एक्वायर कर सकते हैं। नंबर 7 क्वेश्चन देख के मुझे ये लग रहा है कि ये सवालात जो हैं वो फिजिक्स की किताब से मुतल्लिक हैं, कि ग्रेविटेशन यूनिट एंड इट्स लॉज एंड टॉपिक्स ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड डेवलप कॉन्सेप्ट्स from further field base of students, which is impossible without studying gravitation. देखें एसएलओस के हवाले से मैं फिर इस बात के हवाले से करूंगा, बाज़ औक़ात हमें प्री एंड पोस्ट कॉन्टेक्स्ट ऑफ नॉलेज जो है वो बच्चों को क्लास में डिलीवर करना पड़ता है, एंड आई एम नॉट fully comprehending this particular question. However, sometimes we have to introduce a topic or a concept in the class, and then we explain the particular topic in detail, and then we give a hunch or a hint of the post coming topics जो इस टॉपिक की रोशनी में आगे आ सकते हैं। जैसे ये ग्रेविटेशन को आगे हम न्यूटोनियन फिजिक्स और क्वांटम फिजिक्स के अंदर डिवाइड कर सकते हैं, हम उसके अंदर थ्योरी ऑफ स्पेशल रिलेटिविटी जो है वो इसी की बेस पे आगे चल सकती है। वी कैन डू इट। Number 8, more time is being used to explain this syllabus. Again, the contents should be explained instead of the curriculum. The curriculum content should be explained. Curriculum is only for the guiding and guidance. हमें इसे पढ़ना चाहिए और हमें इसको ये देखना चाहिए कि हमसे required क्या है, and we should focus more on the required things, not the curriculum itself. Equation of motion and their derivation are skipped. It is all right. ये एक एवोल्यूशनरी प्रोसेस है कि बाज़ औक़ात कुछ नॉलेज एरियाज ऐसे हो जाते हैं जिनको हम ये समझते हैं कि वो अब उसकी डेरिवेशन के बजाय हम उसकी एप्लीकेशन के ऊपर फोकस करें तो ठीक है। However, we will look into it, which also helps the students to learn and solve difficult problems. That is another issue कि बाज़ का डेरिवेशन जो होती है वो स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम सॉल्विंग में भी हेल्प करती है। Yes, it is agreed. केमिस्ट्री के हवाले से कुछ क्वेश्चंस हैं कि लेंथ ऑफ सिलेबस इज फ्रॉम 8 to 19 chapters. It is difficult to teach in small span of time. Like I said earlier, we're trying to divide it in formative and summative assessment. However, we would not advise to skip any of the contents. Length of syllabus is not compatible with grade 9. We will take it up with the publishers and the writers. Practical should not be assessment based, but they should be performance based. इसको हम दोबारा से इसी तरह से एड्रेस करेंगे कि PBA has been designed in such a manner that the students who have performed the practical actually in the labs, ideally only they should be able to perform or do good in the PBA question paper. The assessment can be any type, like pencil paper based or performance based. It has to be interactive enough so that the students' practical knowledge should be tested, practical skill should be tested. Difficult for students to grasp this concept in small period of time with clear concepts. Again, ये टाइम के हवाले से बात है, हम लोग इसको कोशिश ये कर रहे हैं कि उसके अंदर प्रायोरिटी वाइज इसको फिक्स करते रहें. The motto of APSC of SLO based cannot be achieved with this huge syllabus. I solemnly believe that the SLO based will be the most appropriate approach in this particular context, since it is being complained time and again that the syllabus is too much. Therefore, the SLO based approach will be very user friendly in terms that the students or the candidates will only have to focus on the SLOs instead of going to the contents itself. And अगर हम पुरानी प्रैक्टिस से क्लास उठाएं कि हर चीज का रट्टा लगाने के बजाय उनके अंडरस्टैंडिंग जो है वो ज्यादा बेहतर अप्रोच होगी. इन्हीं की तरफ से पाकिस्तान स्टडीज क्लास 10th के ऊपर कुछ क्वेश्चंस हैं, उनको हम एड्रेस करते हैं वन बाय वन. What are the main differences between the Kent and NBF editions of textbook? We will Kentab कहना चाह रहे हैं ये Kentab and NBF. We will have to read and address those issues. On the other hand, it is again advised that the SLO based contents should be followed.
how can we help students prepare for the exam given the new paper pattern? The question paper pattern has not been changed so far. लास्ट ईयर जो हमारा पेपर पैटर्न आया है अभी तक उसी पेपर पैटर्न के मुताबिक होगा। अगर कोई नया पेपर पैटर्न आएगा तो वो वेल इन टाइम डिफाइन किया जाएगा। क्लास 10th में अलबत्ता कोई चेंज नहीं है, ना बुक्स में ना पेपर पैटर्न में, फॉर द एग्जामिनेशन ईयर 2025। What are the most critical topics or chapter that students should focus on? Are there any additional resource or supporting material available for teachers to help with the lesson planning and delivery? Teachers can use any resource material or any supporting material which they feel is useful for their pedagogy or for their class practices. In addition to that, Federal Board also conducts different teachers workshops. Teachers are always welcome to join these workshops. And the most critical topics, all the topics are most critical. Students and the teachers should follow the whole SLOs and the whole contents in order to get prepared better for the examination. Number 5 question, I hope it is, no, it is not the last. Are there any specific teaching strategies or methodologies recommended for teaching Pakistan studies? We should follow the SLO-based approach, and any interactive methodology or any method that is convenient for your particular demographic population and your area, your age group, your class, and everything keeping in mind. Any approach is useful as long as the students understand the spirit of the subject. क्लास 10 इस्लामियात बुक के हवाले से कुछ क्यूरीज हैं। व्हाट आर द की चेंजेस इन द न्यू इस्लामियात बुक कंपेयर टू द ओल्ड वन? इट इज अ ह्यूज क्वेश्चन अगेन। The contents have been changed in such a way that अहादीस हमें पहले भी पढ़ाई जाती थी, अब भी पढ़ाई जाती हैं। अब हम अहादीस को जरा इस तरह से ले रहे हैं कि कुछ ऐसी अहादीस हैं जो पहले नहीं पढ़ाई जाती थी, अब पढ़ाई जा रही हैं। अब आयात को हम लोग पुराने और नए के अंदर ये फर्क है कि कुरान पाक का तर्जमा और कुरान पाक की तशरीह जो है उसके ऊपर ज्यादा फोकस किया जाता है कि बच्चे अंडरस्टैंड क्या करते हैं। इसी तरह से पुराने और नए कंटेंट्स में जो हमारे पास जो ऐसे टॉपिक्स जिसके अंदर हम लोग डिफरेंट इस्लामिक कॉन्सेप्ट्स को पढ़ते हैं, डिफरेंट मशाहिर की तर्ज जिंदगी से, उनके हालात जिंदगी से, उनको पढ़ते हुए जब हम उनको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं तो इस अप्रोच में, नई अप्रोच में ज़्यादा हमारे पास प्रैक्टिकल नॉलेज हमारे पास आता है कि किस तरह से दीगर मशाहिर ने, असहाब ने, दीगर सूफिया ने, उलमा ने और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी से हम लोग क्या क्या प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स ले सकते हैं अपने लिए टू फॉलो। How can we effectively cover the entire syllabus with the given time frame? इस्लामियात 9th और 10th तो पिछले 2 साल से चल रहे हैं और बड़ा कन्वीनियंटली चल रहे हैं। आप अपने स्कूल के मुताबिक एक इजी टाइम टेबल बना के, कन्वीनियंट टाइम टेबल बना के उसको फॉलो कर सकते हैं। इसके अंदर आप जिस तरह से चाहें उसको अप्रोच को कवर कर सकते हैं। However, the new approach of the examination, it encourages the students to go for the self study. Most importantly, इस्लामियात और मुताले पाकिस्तान जो है, अगर हम बच्चों को इस बात के ऊपर इनकरेज करें कि वो खुद से पढ़ें और खुद से तहकीक करें, तो ना सिर्फ ये कि बच्चों की अंडरस्टैंडिंग अपनी असल के हवाले से, अपनी दीन के हवाले से और अपनी रूट्स के हवाले से बेहतर होगी, बल्कि बच्चों का क्वेश्चन का मेथड भी बेहतर होता रहेगा। नंबर 3 क्वेश्चन है, आर देयर एनी चेंजेस इन द पेपर पैटर्न और असेसमेंट स्कीम दैट वी शुड बी अवेयर ऑफ? करंटली देयर इज नो चेंजेस। जो पिछले 2 सालों में अप्रोच फॉलो हुई है वही फॉलो होगी 9th और 10th के लिए सब्सिक्वेंटली। How can we integrate knowledge and digital resources into our teaching of Islamiyat? We can always encourage the students to go and do the research in every particular context, whatever they are reading, whether it is the life of the Ashab, whether it is the life of Nabi Karim Muhammad Mustafa Sallallahu Alaihi Wasallam, Fatman Nabiyyin, and whether it is the Hadith or Quran. We can always the students to encourage and find extra resources online as well as available in their homes in the form of the tafsir and the collection of hadith as well.
केमिस्ट्री 9th के हवाले से क्यूरी है. एज पर रिकमेंडेड लिस्ट बाय एफपीआईसी बुक्स वी आर टीचिंग केंटब एज रिसोर्स बट बिट कंफ्यूजन एनबीएफ एंड केंटब आर इंडेक्स्ड नॉट सेम. इफ बोथ रिकमेंडेड बाय एफपीएससी देन व्हाई सिलेबस इज नॉट द सेम. Please guide us on this issue. Which resource is most authentic or relevant for the examination preparation? देखें again इस बात को we are trying to enforce this particular approach that the SLO should be covered, not the contents, not the book. अगर दोनों किताबों में आपको डिफरेंस लग रहा है तो follow the book which is more relevant and which is more convenient in terms of SLO's coverage. All right. We have received a question from a teacher of Sultana Foundation. वो ये मालूम करना चाहते हैं कि 10वीं जमात के उर्दू पेपर में मजमून, दरख्वास्त और कहानियों के अलावा आप बीती भी आएगी. इसके अंदर जो चेंजेस होंगी वो आपको कन्वे कर दी जाएंगी. हाउ एवर 10वीं का इम्तहान चूंकि इसी साल होना है, मैं उसके लिए रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारी फेडरल बोर्ड की वेबसाइट पर जाके फॉर स्टूडेंट्स कॉर्नर में जाके आप अगर सिलेबस एंड मॉडल पेपर्स डाउनलोड करें तो उसमें उर्दू का सिलेबस वाज़े तौर पर बताता है कि हमारे 10वीं के पेपर में क्या कुछ आना है. हम इल्मी कुतुबखाने की किताब की तैयारी ज़्यादा कराएं या नेशनल बुक फाउंडेशन से किसी भी किताब से तैयारी करवाएं. इसके अंदर सोल पर्पज़ ये है कि बच्चे उर्दू लैंग्वेज 10वीं के लेवल के तमाम एसएलओस को कवर कर सकें. हर साल आधा पेपर एक किताब से आता है और आधा पेपर दूसरी किताब से आता है. कंटेंट से फर्क नहीं पड़ता. बच्चों की अप्रोच इंटरेक्टिव होनी चाहिए, बच्चों की अप्रोच प्रैक्टिकल होनी चाहिए. शायर, उसकी शायरी और शायर के इंतखाब से फर्क नहीं पड़ना चाहिए. कोशिश यही की जाती है कि हर चीज़ रेलेवेंट उठाई जाए जो कि बच्चों के लिए रेलेवेंट हो, बच्चों के लिए कन्वीनियंट हो. KRL ग्रामर स्कूल झंगी सईदा से हमारे पास कुछ क्वेश्चंस हैं, उनको हम वन बाय वन एड्रेस करते हैं. मैथमेटिक्स के हवाले से दैट द रिप्लेसमेंट ऑफ थ्योरम्स विद न्यूली इंट्रोड्यूस्ड कंटेंट गिवन मोर प्रैक्टिकल अप्रोच, it is a good thing. I think the practical approach is good. I'm not sure if it has been done. They are pointing it out or they are requesting it. Kenta publishers contain questions, contents, and exercises lengthy and difficult as compared to NBF at this level. अगर वो चैलेंजिंग है और बच्चों की अंडरस्टैंडिंग को बेहतर करती हैं तो वो बेहतर हो सकती हैं. However, it is not appropriate to put the students in a difficult position. All is requested that the student should be able to comprehend the SLOs and their requirements. Computer design usage software should be added to understand the concepts. बिल्कुल सही कह रहे हैं. लास्ट टाइम भी हम लोगों ने इस पे एक पॉइंट लिया था कि हमारे पास मैथमेटिक्स एक प्रैक्टिकल भी होना चाहिए और मैथ के अंदर अगर हम टोपोलॉजिकल डिजाइंस और अगर हम लोग प्रैक्टिकल अप्रोच को कंसिडर करें तो इट इज अ गुड सजेशन. वी विल पास इट ऑन. The system of marking and paper checking should be improved. We agree with that. पाकिस्तान स्टडीज के हवाले से बात हो रही है फॉर ग्रेड 9th. न्यू बुक इज मोर इंफॉर्मेटिव एंड गुड बट टू लेंथी टू कंप्लीट इन सेशन प्रॉपरली. We are trying to fix this problem by trying to divide the curriculum into 2 stages. However, it is still proposed and advised that to cover the whole curriculum. Some data in borderline are contradictory which creates confusion for students. हम इसमें कोशिश ये करेंगे कि जो समेटिव एग्जाम है, जो फेडरल बोर्ड की टर्मिनल एग्जाम है, उसके अंदर कोई ऐसी वैल्यूज या कोई ऐसा डेटा इंक्लूड ना किया जाए जो कि कंफ्यूजन हो या जो कॉन्ट्राडिक्टरी हो. In grade 10th, or moral values must be highlighted properly in cultural lessons. It is a very good suggestion. We should do it. Past independence developmental areas of newly formed 3 states of Pakistan, India, and Bangladesh should be studied on comparison basis. It once again a very good suggestion. We will pass it on. केमिस्ट्री के हवाले से कुछ सजेशंस हैं. एज पर प्रिस्क्राइब्ड सिलेबस ऑफ 9th grade, the standard of A-level academic duration for completion of is not fulfilled teaching learning requirements. So please revise the syllabus. We will look into it कि curriculum को किस तरह से revise किया जाता है in the favor of students. Grade 10th में for class 10th book is being taught for so many years. The syllabus should be changed.
Yes, the syllabus will be changed accordingly, stage wise. 9th के बाद 10th का भी change हो जाएगा 2026 में. New topics and concepts based on new research should be added that, for example, discovery of graphene, working of AI. Agreed. If syllabus is changed, then please keep two things in mind: level of student and time period. Definitely, after so much discourse and so much discussion, we will keep it in mind. As far as practicals are concerned, PBA is good step to assess the students' practical. Thank you very much for the appreciation. आप लोगों की इस appreciation से हमारे new steps लेने में हमारा एतमाद बढ़ता है, and we appreciate your observation and your concern. SLO-based papers are also a good step for practical approach and betterment of students. Thank you. SLO-based system should be started from grade 1 and onwards. We will pass it on this particular suggestion to the respective levels and respective institutions कि वो शुरू से ही बच्चों को hands-on approach और observation-based approach की तरफ लेके जाएं. SLO-based paper should be comprised of 70% and 30% will be the topic-based sample question for every students. It is a great suggestion. We will try to follow it. English के हवाले से paper pattern should be changed. Marks of paragraph writing should be increased. Instead of paraphrasing, summary of poem should be added. These are valuable suggestions. We will pass it on to our concerned section. Physics के हवाले से कुछ suggestions हैं. SLO based paper in physics can increase the reasoning approach of students as well. Lengthy syllabus है. We are trying to rectify this problem. Relevant details have been given. इसके ऊपर टीचर्स को थोड़ा सा फोकस करना पड़ेगा कि व्हाट इज इंपॉर्टेंट एंड व्हाट इज नॉट, व्हाट इज रेलेवेंट एंड व्हाट इज नॉट. इंपॉर्टेंट के बजाय हम रेलेवेंट का लफ्ज अगर इस्तेमाल करें जो इधर इस्तेमाल हुआ है, जो इररेलेवेंट चीजें उनको आप स्किप कर सकते हैं. इट शुड नॉट बी अ पॉइंट ऑफ हेजिटेशन एट ऑल. Explanation of topic is not easy to understand from students' point of view. Here comes the teacher. के teacher जो हैं, this is their primary and perhaps the foremost point or the responsibility that they should be able to explain the things good and excellent to the students. Some symbols used for quantities are different in different books, which create confusion. Generally, एक particular quantity के लिए अगर कोई different symbol इस्तेमाल होता है, जैसे एंगल के लिए बाजू का थीटा, अल्फा, बीटा, गैमा तीनों लैटिन वर्ड्स इस्तेमाल होते हैं, तो दिस शुड नॉट बी अ प्रॉब्लम. ये टीचर्स क्लास में बता सकते हैं. जो कुछ बेसिक फैक्ट्स हैं, जैसे फॉर एग्जांपल जी की वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर या 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, उसके अंदर चॉइस होती है वो जनरली पब्लिशर या उसकी तरफ से होती है. However, we will try to cover this particular aspect in the examination कि हम जी की वैल्यू पहले से बता दें कि क्या लेनी है. In grade 10 and so on and so forth for the rest of the quantities and qualities as well. In the grade 10th, unit number 17, information and telecommunications should be reviewed. We will try to review it and we will pass it on to the particular section. The system of marking and paper checkers are not up to mark, so there is need for improvement. We are continuously improving our standard of marking, and inshallah, this year result will reflect our efforts. PBA in physics is confusing for students. Performing practicals is better option as compared to PBA, because if students never perform practicals, how can they calculate readings? So this is the point. If the students never perform the practical, they should not be able to do PBA. Once they have done the practicals in the lab, the PBA is an hands-on approach to assess the practical knowledge of the students in an efficient manner without compromising the quality of the test. All right. Next study, biology. Too much lengthy syllabus for grade 9. Some important topics have been skipped. Provide enough time for students to prepare PBA properly in date sheet. We will do that for the 2025, inshallah, that the student will be provided enough time in order to prepare for the PBA. If the students draw complete and label diagrams, then he or she should be awarded 50% marks. It is a good suggestion. It cannot be binding.
The final decision remains with the teachers like you, and who are the final authority in this particular regard. However, it is a very good suggestion. We will pass it on. Previous classes, 7th and 8th book of sciences should also be revised. Yes, we are working on it, that the syllabus should be revised in such a manner that the students should be able to learn and should have learned the basics in the earlier classes so they can perform better in class 9th and 10th accordingly. And the subject computer के हवाले से कुछ suggestions हैं. Syllabus is too much lengthy and the syllabus should be minimized. We are trying to rectify this problem. Practical chapters should be included in 9th syllabus. These units should be included in 10th syllabus. Both are included. I am not unable to understand this particular. We have included the practical chapters in both 9th and 10th. However, we will try to club it if this is what is intended in this particular remark. It is highly recommended that the syllabus of 9th class should be reduced. We will try to reduce in such a manner that the students and the quality are not compromised. उर्दू के हवाले से कुछ आरा हैं. कंप्यूटर से मुतल्लिक मंसूर यानी कि नसर शुदा सबक शामिल किया जाए. वो विल ट्राई टू इंक्लूड इट. 3 तशरीहात और इंशा पर्दाजी की वजह से पर्चा तवील हो जाता है. पर्चा के हवाले से अगर हम थोड़ा सा देखें कि इसके अंदर अब सिर्फ जो डिटेल्ड कंटेंट है वो सिर्फ तशरीहात और इंशा पर्दाजी ही रह गए हैं. उसके अलावा बाकी सारा जो उर्दू और इंग्लिश का जो पेपर है वो सारे का सारा तकरीबन एक ऑब्जेक्टिव अप्रोच बन चुका है, जिसके अंदर बच्चों की अंडरस्टैंडिंग ऑफ द लैंग्वेज, अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कंटेंट्स को देखा जा रहा है. तफहीम के नंबर कम करके मानी, ज़रबुल अमसाल, मुहावरात के इस्तेमाल जैसा एक सवाल भी पर्चे में शामिल होना चाहिए. ये एक बड़ा वैल्यूएबल कमेंट है. इसको हम कर सकते हैं कि हम मुहावरात दे के उनका इस्तेमाल जो है वो करें और उनकी एक्सप्लेनेशन मांग सकते हैं. इस्लामियात का सिलेबस बहुत ज़्यादा है. इस्लामियात का सिलेबस हाउएवर पिछले 2 सालों से बड़ा इजीली और कन्वीनियंटली कवर हो रहा है. इस साल आई एम नॉट श्योर कि कोई चेंजेस आए हैं या नहीं. अपेरेंटली तो कोई चेंजेस नहीं आए. तफसीली सवालात का मवाद ज़्यादा होता है और जगह कम होती है. तफसीली सवालात का डिज़ाइन इस तरह से किया जाता है कि हमारे पास जवाबात की जो जगह मुख्तस जगह है उसके मुताबिक तमाम सवाल कवर किए जा सकें. लास्ट है हमारे पास सुल्ताना फाउंडेशन की तरफ से कुछ क्वेश्चंस आए हैं. हाउ कैन वी इफेक्टिवली इंटीग्रेट न्यू टीचिंग मेथड्स और न्यू टेक्नोलॉजी इनटू आवर लेसन्स. वी अप्रिशिएट that you should adopt the interactive techniques by using the use of multimedia, by using different hands-on and interactive exercises. आप बच्चों को मैथमेटिक्स के प्रॉब्लम समझाने के लिए क्लासरूम का वॉल्यूम दे सकते हैं. आप बच्चों को बायोलॉजी के अंदर डाइवर्सिटी समझाने के लिए गार्डन्स के एग्जांपल दे सकते हैं. बच्चों को फिजिक्स के कवानीन समझाने के लिए आपके लेक्चर्स हैं वो लैब में कंडक्ट कर सकते हैं. There are different techniques in order to improve the understanding of the students of the particular subjects. What strategies or resources are available to help students struggling with the specific subject? ये एक डिटेल क्वेश्चन है जिसको हम किसी और जगह पे वर्कशॉप के अंदर एड्रेस कर सकते हैं कि हर सब्जेक्ट के हवाले से क्या स्ट्रेटेजी अपनाई जाए कि बच्चों की अंडरस्टैंडिंग और बच्चों की हैंड्स ऑन अप्रोच जो है वो बेहतर हो सके. अगला क्वेश्चन जो नंबर 3 है, हाउ कैन वी एनकरेज द स्टूडेंट्स पार्टिसिपेशन. वी कैन ऑलवेज चैलेंज द स्टूडेंट्स बाय इंट्रीगिंग देयर इनर सेल्व्स कि हम उनको केमिस्ट्री के अंदर जो न्यूट्रलाइजेशन के रिएक्शंस हैं वो सिर्फ इक्वेशन दिखाने के बजाय हम उनको बताएं कि एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन जो होता है वो स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होता है. अगर हम एक एसिड और बेस को आपस में रिएक्शन करवाएंगे तो एक न्यूट्रलाइजेशन का रिएक्शन किस तरह से होता है. Once the students see it physically in a glass beaker or in a glass jar, they should be able to better understand कि वो आखिर में जो डेल्टा H जो है उसका मतलब क्या है. तो this approach can be helpful, but again it is a detailed topic कि हम किस तरह से स्टूडेंट्स को चैलेंज कर सकते हैं, उनको इस बात के ऊपर आमादा कर सकते हैं कि वो किस तरह से इंटरेस्ट लें, उनको हम किस तरह से इस बात के ऊपर एनकरेज कर सकते हैं कि वो हमारे दिए गए जो क्वेश्चन के कंटेंट्स हैं उनको ऊपर क्वेश्चन करें और अपनी नॉलेज बेस को बढ़ाएं. आर देयर एनी अपडेट्स और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज और इवेंट्स वी शुड प्रिपेयर फॉर. जो हमारा एकेडमिक कैलेंडर होता है उसके अंदर हमारी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज की निशानदेही होती है. हम वी विल आल्सो ट्राई टू कन्वे टू यू
Will there be any training session or workshops offered to support teachers improving specific skills? Yes, there will be many sessions, many workshops in the months and years to come. We will try to include specifically you as well कि हम आप लोगों की मैक्सिमम फैकल्टी को ऑन बोर्ड ले सकें और तमाम जितने भी हमारे साथ एफिलिएटेड स्कूल्स हैं ऑल ऑफ देम आर वेलकम। हम लोग कोशिश ये करेंगे कि हर एक के पास जाके रीजनल बेस्ड ये वर्कशॉप्स भी करवाए जाएं ताकि लोगों को जो है हमारे पास जो मौजूद सहूलियात हैं उनसे इस्तेफादा करने का मौका मिले। इसी तरह से हम भी अपनी अंडरस्टैंडिंग और लोगों के प्रॉब्लम्स को बेहतर बना सकें। How can teachers provide feedback on the effectiveness of current teaching strategies? I think this question has been answered in the previous questions that the by challenging the students or by involving the students in such activities that they give you immediate feedback that this particular area needs improvement or this particular area has been understood very well. What resources or suggestions can be offered to encourage the students to continue learning during the summer break? Um, Again, we can always encourage the students to go for the different kinds of drives. We can always encourage the students to go for the different resources available on the internet, and we can always assign them with different tasks कि आप लोगों के ये particular questions जो हैं ये हम आपको दे रहे हैं. In fact, if we look at on from another perspective, जो साइंस के जो चीज़ें हैं वो इस बात को ज़्यादा बेहतर तौर पर अंडरस्टैंड करेंगे कि हम बच्चों को एक फाइनल या टर्मिनल एक आउटकम देते हैं, एक पर्टिकुलर एक एसएलओ दे दें जिसके अंदर हमारे 5 या 6 डिफरेंट टॉपिक्स कवर हो रहे हैं और हम स्टूडेंट से कहें कि आपने इस पर्टिकुलर टॉपिक के हवाले से मुकम्मल तौर पर अंडरस्टैंडिंग लेके आनी है। जैसे काइनेमेटिक्स या स्टैटिक्स या ग्रेविटेशन के अंदर आप कोई एक ऐसा इशू उठा लें जिसकी हम अंडरस्टैंडिंग दें और उसके अंदर हम आउटलाइन भी बच्चों को बना दें कि ये पर्टिकुलर टॉपिक आपको अंडरस्टैंडिंग के लिए बेहतर हो सकते हैं। तो स्टूडेंट्स can always be encouraged by given the challenging homework, which is not the conventional homework, rather it is an understanding based approach जिसको स्टूडेंट्स खुद से इन्वेस्टिगेट करें और उसके ऊपर रिसर्च करें। How can the teachers be assisted or how can the teachers assist students to who may require extra academic support during the summer break? Again, this question has been answered, I think, in detail. And for now, all the received questions have been answered. And I will request our technical staff कि अब हम माइक्स को ओपन कर दें और उसके बाद जो है हम लाइव क्वेश्चंस लें। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी सर, मैं ईएमएस हाई स्कूल से मिस फहद बात कर रही हूँ, फिजिक्स की टीचर हूँ। और आपने थैंक यू सो मच कि आपने बहुत अच्छे तरीके से कुछ एक्सप्लेन किया है सारी चीज़ों को, लेकिन मेरे 1-2 क्वेश्चंस हैं जो मैं आपसे पूछना चाहती हूँ। जैसा कि आपने कहा कि इक्वेशन ऑफ मोशन ना तो करिकुलम में है और ना ही बुक में है, लेकिन अगर आपने कहा कि टीचर समझता है कि वो इम्पोर्टेंट है, नो डाउट कि इम्पोर्टेंट है और उसे करवाया जाए। बीइंग अ टीचर मैं ये समझती हूँ कि तकरीबन तीनों इक्वेशंस को करवाने के लिए वी नीड अप्रॉक्सीमेटली 1.5 आवर और फिर उसके बाद उसकी न्यूमेरिकल प्रैक्टिस के लिए भी इतना टाइम चाहिए। तो देखें, अब जो हमें करिकुलम दिया गया है, क्या उसके अंदर ये पॉसिबल है कि हम उस टाइम फ्रेम के अंदर ऐसे चीज़ें जो हम समझते हैं इम्पोर्टेंट हैं लेकिन करिकुलम में ऐड नहीं है, तो हम उसे कैसे कवर करवाएं? और एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप ऐसा कोई एक करिकुलम डिज़ाइन कर दें जिसके अंदर वो तमाम चीज़ें शामिल हों और हम फिर उसको किसी भी बुक से, चाहे वो कैंटअप से करवा लें या नेशनल बुक से या किसी और बुक से, तो क्या ये स्टूडेंट्स के लिए और टीचर के लिए हेल्पफुल नहीं होगा? थैंक यू वेरी मच मैम। आपके लास्ट क्वेश्चन के जो लास्ट पोर्शन है उसका जवाब हम पहले देते हैं कि एज ऑफ जी नाउ आप लोग इसके ऊपर काम कर रहे हैं कि हमारे करिकुलम के 2 मेन पार्ट्स हो जाएं, फॉर्मेटिव असेसमेंट एंड समेटिव असेसमेंट, और वो आउटलाइन होके वेबसाइट पे आ जाएगा। हमारे पास मुकम्मल डिटेल जो करिकुलम है उसकी रिफाइंड शक्ल या रिवाइज्ड शक्ल इन द फेवर ऑफ द स्टूडेंट्स वो अवेलेबल होगी वेबसाइट पे इन द डेज टू कम। एडिशनली इसके अलावा जो दूसरा क्वेश्चन है कि कौन कौन से टॉपिक्स रेलेवेंट समझे जाने के बाद क्लास में पढ़ाए जाएं, देखें ये एक अगेन ये रिलेटिव बात है, ये एक आर्बिट्रेरी डिस्कशन है जिसके अंदर हर पर्टिकुलर टीचर की अप्रोच और हर पर्टिकुलर टीचर की अपनी जो है अंडरस्टैंडिंग वो बहुत ज्यादा मैटर करेगी। अगर आपको ये लगता है कि ये सारे 1.5 घंटे के अंदर बच्चों को
सही तरह से पढ़ाए जा सकते हैं। तो आई डोंट थिंक सो कि एक साल के अंदर बच्चा 1.5 घंटा नहीं स्पेयर कर सकता, इसके अंदर 1.5 घंटा नहीं, और। बिल्कुल वो आपकी बात ठीक है, लेकिन मैं ये कहना चाह रही हूँ कि जो सिलेबस ऑलरेडी प्रिस्क्राइब्ड है उसके लिए जो टाइम फ्रेम है हमें तो वो भी थोड़ा सा शॉर्ट लगता है। तो अगर हम एडिशनली करवाएंगे तो ये चीजें फिर कवर होने के लिए मैं टाइम स्पेस की बात करना चाह रही हूँ आपसे। मैडम अगेन ये एक बड़ा कॉम्प्रिहेंसिव किस्म का टॉपिक है जिसको हम लोग 5 मिनट में फौरी तौर पर एड्रेस नहीं कर सकते। ये हम्म। करिकुलम लिखा गया उन सब्जेक्ट्स एक्सपर्ट्स की रहनुमाई में या उन सब्जेक्ट्स एक्सपर्ट्स की गाइडलाइंस के मुताबिक जिनको ये लगता था कि बच्चे बच्चे एक साल में ना सिर्फ एक कवर कर सकते हैं बल्कि इसकी बेस पे अपनी लर्निंग को डेवलप भी कर सकते हैं अगली क्लासेस के लिए। वन। नंबर टू, जी। उनके सामने ये सारा जो एकेडमिक ईयर का जो हमारे पास शेड्यूल है ये उनके सामने था। ऑल ऑफ अ सडन जब ये लॉन्च हुआ और उसके बाद ये हर तरफ से ये एक मुसलसल एक रिजर्वेशन आई। मैं इसके हवाले से थोड़ी सी वजाहत करना चाहूँ कि ये तमाम की तमाम एक्टिविटीज ये टीचर्स की तरफ से ही की जाती हैं और टीचर्स को ही इस बात के हवाले से ये बात उनके जहन में होती है कि हम लोगों ने स्टूडेंट सेंटर्ड एक्टिविटीज या स्टूडेंट सेंटर्ड अप्रोच के हवाले से करना है। इट इज बिलीव दैट in the back of their mind the teachers who have developed this particular curriculum उनको ये लगता होगा कि हम लोग एक पर्टिकुलर या कोई एक स्पेसिफिक टाइम टेबल फॉलो करते हैं ये सारा कुछ कवर हो सकता है। और बेसिक्स की जहां तक हम बात करें, जैसे आपने कहा कि अगर हम बेसिक्स को कवर करवाने लग जाएं तो हमारे पास जो करिकुलम एट हैंड है शायद वो कवर करवाने का मौका ना मिले। तो उसके अंदर वी विल हैव टू क्रिएट अ बैलेंस बिटवीन द टू। बाज़ औक़ात बेसिक्स कवर कर, फॉर एग्जांपल मैं मिसाल दूंगा कि हम लोग जब 9वीं 10वीं में बच्चा हमारे पास आता है तो हम उसको ग्रामर पढ़ाने के लिए हम उसको एबीसी कैपिटल और एबीसी स्मॉल जो है वो नहीं पढ़ाना शुरू करते। हम स्पेलिंग प्रैक्टिस नहीं कराते बच्चों को। हम बहुत सारी ऐसे जो बेसिक प्रिंसिपल्स हैं 9th 10th पे आके मेरा नहीं ख्याल कि हम लोग वो बिल्कुल शुरू से शुरू कर देते हैं जी कि इज वॉज एम और आर का इस्तेमाल हम उन्हें नए सिरे से पढ़ाएं। अब हम किसी और चीज़ पे फोकस करते हैं, बच्चों के अंडरस्टैंडिंग पे, टेंसेस के हवाले से, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, नरेशन या एक्टिव पैसिव, उन चीज़ों के हवाले से फोकस करते हैं। इसी तरह से मैथमेटिक्स या फिजिक्स की अगर बात की जाए तो हम इस बात को नहीं अब वो करेंगे कि बच्चों को अरिथमेटिक ऑपरेशंस दोबारा से पढ़ाए जाएं या डॉट का क्या मतलब होता है या क्रॉस का क्या मतलब होता है। डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट का डिफरेंस समझाना अपनी जगह पे, लेकिन ये बात समझाने लग जाना कि जी मल्टीप्लिकेशन कैसे होती है, डिवीजन कैसे होती है, कि तकसीम की जगह हम ओवर का साइन भी इस्तेमाल कर सकते हैं, तो दिस विल बी अ लिटिल बिट रिडंडेंट। बेसिक्स हैव नो लिमिट्स। आई मीन बेसिक्स तो कहीं से भी जा सकती हैं कि ये बेसिक्स है हमारी, और जो फाइनल जो प्रोडक्ट है वो हमें उसके ऊपर फोकस करना पड़ेगा। उसके दरमियान एक बैलेंस क्रिएट करना पड़ेगा कि व्हाट इज द अप्रोप्रिएट टाइम फॉर द बेसिक्स एंड व्हाट टाइम शुड बी गिवन टू द करिकुलम एट हैंड। ये पर्सनल अप्रोच के ऊपर बहुत ज्यादा मैटर करेगा मैम। ओके, थैंक यू। एक सर और लास्ट चीज कहना चाह रही हूँ, एक रिक्वेस्ट है कि जिस तरह प्रैक्टिकल का पैटर्न भी मिड ऑफ द ईयर चेंज किया गया तो और पेपर पैटर्न भी इस तरह से, तो अगर ये चीजें साल के शुरू में ही एक बार डिसाइड हो जाएं और हम स्टूडेंट्स को उसी बेस के ऊपर प्रैक्टिस करवाते रहें तो ये थोड़ी सी हम टीचर्स के लिए भी और स्टूडेंट्स के लिए भी हेल्पफुल होगा। तो इस चीज को जरा कंसिडर कीजिएगा कि पेपर पैटर्न जो है वो साल के शुरू ही में एक ही दफा डिजाइन हो जाए और टीचर्स तक पहुंच जाए। अच्छा, इसके अंदर थोड़ा सा ना हमें थोड़ा सा देखना पड़ेगा एक्सटर्नल फैक्टर्स को और एक्सटर्नल डायनामिक्स को भी कि क्यों ये सारे चेंजेस इस तरह से हो रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, इस साल जो 2025 के लिए 10वीं और 12वीं के लिए कोई चेंज नहीं है। क्लास 10th एंड 12th will not be facing any changes. The same practice which has been adopted in this year, the same practice will be adopted for the years to come. पीबीए के चेंज के अलावा द पीबीए विल बी कम्युनिकेटेड, जैसे 9th में हुआ था इस साल 10वीं में होगा और इसी तरह से 11वीं में हुआ था 12वीं में होगा। अब आते हैं 9th और फर्स्ट ईयर पे। 9th और फर्स्ट ईयर के अंदर जो पिछले 2 सालों के अंदर आपको चेंजेस ऐसे रैपिडली लग रही हैं, उसके अंदर सबसे बड़ा चेंज जो है वो न्यू करिकुलम की इम्प्लीमेंटेशन है। न्यू करिकुलम की इम्प्लीमेंटेशन इज द स्टेप दैट शुड बी वेलकम्ड फ्रॉम द रेलेवेंट स्टेक होल्डर्स, क्योंकि ये हमें नई रिक्वायरमेंट्स, नए जो हमारे जदीद दौर के जो तकाजे हैं उनके साथ हम आहंग करने में बहुत ज्यादा मददगार साबित होगा। इन एडिशन टू दैट, जब न्यू करिकुलम आ रहा है तो हम कोशिश ये करें कि करिकुलम तो चेंज हो लेकिन उसका जो
एक्स पोस्ट फैक्टो इफेक्ट जो है, यानी कि उसकी वजह से जो सब्सिक्वेंट चेंजेस हैं वो मिनिमल हो, यानी कि पेपर पैटर्न को हम कोशिश करेंगे डिस्टर्ब ना करें, मार्किंग स्कीम को हम कोशिश करें डिस्टर्ब ना करें। हम उसके अलावा और बहुत सारी चीजें जिसके अंदर बच्चों के लिए सिर्फ कंटेंट्स चेंज हों, बाकी उनकी प्रैक्टिसेस वो सेम रहें। हम कोशिश करें कि वो इम्पैक्ट जो है या उसका इन्फ्लुएंस है वो बच्चों के ऊपर मिनिमम हो, ताकि बच्चों के ऊपर कोई बड़ा ज्यादा प्रेशर ना पड़े। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम। जी, मेरा नाम शुमाइला जाहिद है। आई एम फ्रॉम ईएमएस हाई स्कूल। अभी मेरी कोलीग मिस फरहत ने आपसे कुछ क्वेश्चंस किए थे। असल में अभी ई कचेरी हुई थी फ्रॉम फेडरल बोर्ड एंड वी हैव एड्रेस्ड मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस। आप लोग ने एड्रेस भी किए बहुत अच्छी तरह, और यहाँ पे भी आपने अच्छी तरह एक्सप्लेन कर दिया। मेरा कंसर्न एक है, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आर आंसर्ड। जो सिलेबस आपने मैथ्स का, मैं मैथ्स पढ़ाती हूँ फॉर द पास्ट मेनी इयर्स, आपने एसएससी लेवल पे करिकुलम शेयर किया हुआ है, ठीक है, अंडर 9th and 10th। आपने वही चीज जो है HSSC के लेवल पे भी शेयर की हुई है। मैं काइंडली से ये रिक्वेस्ट करना चाह रही हूँ कि अगर आप काइंडली SLOs अलग अलग करके शेयर कर दें, फॉर 9th 10th के तो वही हैं, फॉर 11th and 12th, तो वो टीचर्स के लिए बहुत कन्वीनियंट हो जाएगा। वी विल बी नोइंग एग्जैक्टली कि कौन से SLOs को हम एड्रेस करेंगे, टेकिंग NBS की बुक एंड कैंटर बुक बोथ। मैडम, इसमें थैंक यू वेरी मच फॉर द क्वेश्चन। आई विल रिक्वेस्ट यू टू विजिट द वेबसाइट अगेन। पिछले साल तक हमारे पास मैट्रिक लेवल पे 2006 का करिकुलम पढ़ाया जा रहा था और इंटरमीडिएट पे 2000 का करिकुलम पढ़ाया जा रहा था। 2024 में फर्स्ट ईयर में फर्स्ट टाइम 2006 के करिकुलम से एग्जाम हुआ है, और 2025 में फॉर द फर्स्ट टाइम 2006 के करिकुलम से एग्जाम होगा। ऑन दी अदर हैंड 2025 में फर्स्ट ईयर में 9th में हमारे पास करिकुलम 2022 आ चुका होगा, जबकि 10वीं में 2006 का करिकुलम चल रहा होगा। इसी तरह से सेकंड ईयर में 2006 का करिकुलम चल रहा होगा, और 2026 में अगर आप इसको रिविजिट करें तो 2006 का करिकुलम जो है उसके अंदर SLOs हर लेवल के अलग हैं। उसके अंदर मेरा नहीं ख्याल कि आई थिंक यू विल हैव टू जस्ट हैव अनदर लुक, देन यू कैन ऑलवेज कम बैक टू अस। वी कैन ऑल्सो हैव योर नंबर एंड वी कैन ऑलवेज अप्रोच यू के अगर आप अपना पर्सनल मैसेज में अपना नंबर ड्रॉप कर दें, वी विल डिस्कस इट फर्दर। देयर इज नो कंफ्यूजन इन माय हम्बल ओपिनियन। ठीक है सर, आई लुक इनटू इट, बट आई फेल्ट द कंफ्यूजन, सो आई लीव माय नंबर हियर एंड यू प्लीज कैन गेट। प्लीज प्लीज। थैंक यू सो मच, बहुत जी मोस्ट शुक्रिया। वेलकम मैडम। वालेकुम सलाम। सर, सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया कि आपने टीचर्स को अपने साथ लिया, और ये बड़ा ही मालूमाती सेशन है। काफी सारे सवालात जो जहन में थे उनके जवाबात आपने दिए, मगर माजरत के साथ एज अ टीचर, और मैं ये समझती हूँ कि जो करिकुलम डिजाइन किया गया है वो उस करिकुलम की लेंथ जो है वो जो हमारा तदरीसी साल है उसके टाइम पीरियड के मुताबिक नहीं है। देखें, आपने जिन्होंने भी ये करिकुलम डिजाइन किया है, यकीनी तौर पर वो बहुत काबिल लोग होंगे जिनको आपने अपने साथ लिया, अपने साथ रखा। लेकिन आप देखिए, आप दो चीजें मैं एज ए टीचर समझती हूँ कि एक, बच्चों की कैपेसिटी को मद्देनजर नहीं रखा गया। दूसरा, हमारा तदरीसी साल जितना है उस हिसाब से जितना हमें टाइम फ्रेम मिलता है उसके हिसाब से इस सिलेबस को बहुत भाग दौड़ के तो हम कवर करवा ही लेंगे, लेकिन इसको अपने हिसाब से ऐसे पढ़ाना कि बाकायदा तौर पर SLOs के हिसाब से जैसा कि बोर्ड चाहता है, मेरा नहीं ख्याल कि ये मुमकिन हो। दूसरी चीज ये है कि देखें, आपने आपने अभी तसलसल की बात की कि जी बच्चे, जरूरी नहीं है कि जब आप आगे बच्चे आएंगे तो आपने दोबारा से उनको ज़रब तकसीम भी सिखाना है। सर, इसके लिए मेरी राय ये है कि या तो आप जमात शशम से ही कोई सिलेबस की तसलसल और तरतीब से किताबें डिजाइन करें, ताकि बच्चा छठी सातवीं आठवीं में पढ़ता पढ़ता जब 9वीं 10वीं में पहुंचे तो SLOs के हिसाब से वो ट्रेन हो चुका हो। अब ये है कि छठी सातवीं आठवीं में तो बच्चे मुख्तलिफ पब्लिशर्स की मुख्तलिफ जगहों पे आपको पता ही है बुक्स पढ़ रहे हैं। एकदम से 9th 10th में आके तो बिल्कुल ही हिसाब किताब तब्दील है। दूसरी बात यह है कि 9th क्लास में आप देखें कि आपने एक्सरसाइजेज में बहुत कुछ डाला है जो डिटो कॉपी फर्स्ट ईयर है। आपने फर्स्ट ईयर का मोस्टली सिलेबस उठा के जमात 9 के बच्चों के साथ भर दिया है एक्सरसाइजेज में, जो कि बच्चों की कैपेसिटी से ज्यादा है। और दूसरी बात यह है कि हम ये तवक्को करते हैं कि हमने बच्चों को
SLOs बेस सिखाना है, हमने उनके अंदर एक, जिसे कहते हैं कि एक स्किल डेवलप करनी है। तो जब आपने इस कदर क्वांटिटी और हर चैप्टर में डिफरेंट 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 चीजें आपने भर दी हैं, कोई तसलसल उसमें नहीं है कि एक कॉन्सेप्ट बच्चे ने एक सबक में पढ़ा है तो दूसरे में जाके वो कुछ और बेहतर हो जाएगा, नहीं। एक कॉन्सेप्ट एक सबक में है, बस वो खत्म, उससे आगे फिर एक नई चीज है। तो मेरा ख्याल है कि अब आप, जैसे आपने फरमाया भी है कि आप इरादा रखते हैं कि आप इसको तकसीम करेंगे 2 हिस्सों में SLOs, तो इसका मतलब है कि बोर्ड ने इससे पहले ऐसी कोई तैयारी नहीं की। सिलेबस के बाद अब हम ये सोच रहे हैं कि हम बच्चों को बताएंगे कि इसमें से किस हिस्से में से क्या सवाल आएंगे, और टाइम फ्रेम भी आप देख रहे हैं कि कितना ही हमारे पास है। तो मेरा ख्याल है इस पर जरूर कोई बात होनी चाहिए, और सिलेबस में कोई तसलसल डिजाइन करना चाहिए ताकि बच्चे एकदम से ना हो। अब बच्चे बहुत घबराए हुए हैं, और टीचर्स देखें, टीचर्स के लिए सिलेबस कंप्लीट कराना मुश्किल नहीं है, बट आउटकम क्या है। सो मेरा ख्याल है कि करिकुलम डिजाइन करते हुए इस चीज को जरूर जहन में रखना चाहिए कि आपके पास प्राइवेट स्कूल्स भी हैं, आपके पास गवर्नमेंट स्कूल्स भी हैं, आपके पास हर कैपेसिटी का बच्चा है। ये सिलेबस बेहतरीन कैपेसिटी वाले बच्चे तो कर लेंगे, बट आपने एवरेज का ध्यान नहीं रखा, जबकि हमारे पास एक कसीर तादाद एवरेज स्टूडेंट्स की भी है। सो मेरा ख्याल है इस पर बोर्ड को एड्रेस करना चाहिए। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू। थैंक यू वेरी मच मैम। सिलेबस की लेंथ मल्टीपल टाइम्स डिस्कस हो चुकी है। मैं आपके इस क्वेश्चन का, एक क्वेश्चन नहीं, एक बड़ी वैल्यूएबल डिटेल सजेशन है, मैं इसके ऊपर थोड़ा सा एडिशन ये करूंगा कि हमें इस तरह के जो सेशंस हैं जिसके अंदर आप जैसे असातिज़ा से हमें डायरेक्ट इंटरेक्शन करने का मौका मिला है और हम लोग कर रहे हैं, आप लोगों का फीडबैक जो है, यही एक स्पिरिट है और यही हमारी इंटेंशन थी कि हम लोग इसकी बेस पे अपने आप को इम्प्रूव कर सकें। ऑन द अदर हैंड, करिकुलम एक कॉन्टिन्यूसली इवॉल्विंग चीज़ है, एंड वी आर सिंस वी हैव ऑलरेडी सेड दैट कि हम लोग इसके ऊपर बोर्ड अपने एतबार से, और हमारे पास जितनी दीगर एजेंसीज हैं जैसे नेशनल करिकुलम काउंसिल, NCC और मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, हम उनको भी ऑन बोर्ड लेते हुए इसके अंदर जितने भी इकदाम कर रहे हैं, हमारे तमाम स्टेक होल्डर्स को हम मद्देनजर रखते हुए इन द फेवर ऑफ द स्टूडेंट्स, अल्टीमेटली हमारी इन तमाम एक्टिविटीज, हमारी इन तमाम एफर्ट्स का जो फाइनल बेनिफिशियरी है, जिसके लिए हम लोग अपना वो कर रहे हैं और जिसके लिए हम लोग अपना सारा दिन रात जो है वो लगे हुए हैं, वो बच्चे हैं। नॉट compromising the quality and not compromising the quantity of the contents that has to be delivered to the students. इस narrative को मद्देनजर रखते हुए हम efforts कर रहे हैं, and yes, your suggestion is very valuable and we will put it forward. Thank you very much, ma'am. थैंक यू मैम, थैंक यू सर, बहुत शुक्रिया। Thank you very much. Assalamu alaikum, sir. Walaikum assalam. Sir, I have a question related to chemistry. Is there any chance to reduce chemistry syllabus in this year? As you know that there are total now 19 question in class 9th, और अगर आप पहले की बात करें तो 8 question in 9th and 8 in 10th, तो total 16 जो chapters थे वो बनते थे। अब अगर हम 9th को ही देखें, there are total 19 chapters and you know that all the concepts are different. अब हम chemistry या physics इन subjects को go through नहीं करवा सकते, they are टू मच डिटेल, कॉन्सेप्ट बेस्ड है, आपने हर कॉन्सेप्ट देना है। जिस तरह पहली बुक में था, पहले कॉन्सेप्ट थे, फिर एग्जांपल्स थी, सेल्फ असेसमेंट थी, फिर एक्सरसाइज क्वेश्चन इंक्लूड होते थे, फिर थिंक टैंक, तो बच्चा बहुत ज्यादा इजीली क्लियर हो जाता था अबाउट द टॉपिक्स एंड कंटेंट। लेकिन अब इट्स वेरी डिफिकल्ट, कितना ज्यादा लेंथी सिलेबस, क्योंकि सर अगर शॉर्ट भी किए हैं चैप्टर्स, लेकिन कॉन्सेप्ट तो डिफरेंट है ना हर चैप्टर में, लाइक एवरी चैप्टर हैज डिफरेंट कॉन्सेप्ट। सो क्या यहाँ अब ये चांस है कि अगर ये जो 9th का सिलेबस है या कंटेंट जो भी है वो रिड्यूस होगा इस साल, क्योंकि इसको कवर करवाना इट्स नॉट इजी, प्रैक्टिकल बेस्ड भी है, कॉन्सेप्ट बेस्ड भी है, क्योंकि केमिस्ट्री के टोटल वो 8 से 19 चैप्टर्स पर चले गए। ऑब्वियसली बच्चों के लिए साइकोलॉजी के लिए अभी अगर देखें कि एक तरफ 8 चैप्टर्स थे, उसमें भी अभी हमने चेकिंग की है बोर्ड में, तो कितनी ज्यादा प्रॉब्लम्स थे, फ्लॉज थे, बच्चे उसको भी नहीं कर पा रहे थे। लाइक किया है बच्चों ने, बट मोस्टली बच्चों का आउटकम इतना ज्यादा अच्छा नहीं था। अब 19 चैप्टर्स के साथ वो किस तरह से, क्योंकि ऑब्वियसली 9th के भी चैप्टर्स एडेड हैं, 10th की भी मोर देन हाफ चैप्टर्स उन्होंने ऐड कर दिए हैं, फर्स्ट ईयर के भी 3 चैप्टर्स जो है वो ऐड कर दिए हैं। सो हाउ इज इट पॉसिबल टू कवर दिस ह्यूज सिलेबस इन दिस टाइम, कि जिसमें हम बच्चों के कॉन्सेप्ट पे भी फोकस करें, उनकी लर्निंग भी होनी चाहिए, SLOs पे भी फोकस करें, और इतना ह्यूज सिलेबस को भी कवर करें। तो क्या इस साल चांसेस हैं कि ये 9th का जो सिलेबस है वो रिड्यूस होगा? I have this question, sir. जी मैडम, थैंक यू वेरी मच फॉर द क्वेश्चन मैडम।
मैडम, करिकुलम का रिडक्शन जो है एंड करिकुलम के अंदर जो डिवीजन है, दीज आर टू डिफरेंट थिंग्स। रिडक्शन का मतलब ये है कि हम कुछ टॉपिक्स सिरे से ही कन्वर्ट कर दें कि वो पढ़ाए ही नहीं जाने, या उनके ऊपर हम लोगों ने बच्चों के साथ डिस्कशन नहीं करनी। तो आई डोंट थिंक सो कि इट इज गोइंग टू हैपन। हाउएवर, हम ये जरूर कर रहे हैं कि हमारे पास बोर्ड का जो फाइनल टारगेट एग्जाम है उसके अंदर बच्चों की कवरेज के लिए कंटेंट्स बेहतर कम कर दें। इसके अंदर इस बात को हम थोड़ा सा ऐसे भी देख सकते हैं कि बाज क्वेश्चंस या बाज कंटेंट्स जिनको हम, मैं फर्ज करके कह रहा हूँ, इस बात को काइंडली किसी जगह पे बतौर रेफरेंस कोट ना किया जाए कि लो प्रायोरिटी कंटेंट, देर इज नो सच थिंग एज लो प्रायोरिटी कंटेंट। जस्ट आई एम रेफरिंग टू, फॉर एग्जांपल, कि हमारे पास कुछ ऐसी चीजें हैं जिनकी इंपॉर्टेंस ट्रिवियल हो। कोई भी ऐसी चीज हो सकती है जैसे फॉर एग्जांपल व्हाट इज द कंटेंट ऑफ द वाटर ऑन सरफेस ऑफ अर्थ, के जमीन के ऊपर कितना पानी है। तो वो बच्चे किसी भी लेवल पे जाके बार बार इसको रिवाइज कर सकते हैं। और ये एक कॉन्टिन्यूसली चेंजिंग भी है कि बाज़ औक़ात ग्लेशियर्स बढ़ जाते हैं, कम हो जाते हैं। तो ये मैं इस पॉइंट को इसलिए सामने ला रहा हूँ कि बाज ट्रिवियल किस्म के जो क्वेश्चंस या कंटेंट्स हैं वो बच्चे, उनको हम लोग फॉर्मेटिव असेसमेंट में लेके जा सकते हैं। बाकी जो कंटेंट्स हैं उनको हम सबमिटिव असेसमेंट की तरफ लेके जा सकते हैं। उसके अंदर बच्चों को कुछ ना कुछ सहूलत एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से होते हो जाएगी, लेकिन प्रैक्टिकल अप्रोच को मद्देनजर रखते हुए हम नहीं चाहते कि बच्चे इन फ्यूचर आगे वाली क्लासेस में जाके इसलिए सफर करें कि ये चीज एज्यूम्ड है कि जी वो क्लासेस नाइन्थ में या फर्स्ट ईयर में पढ़ाई जा चुकी है और टेंथ में उसकी बेस पे आगे जो भी बच्चों ने वो उसकी जो नॉलेज बेस जो है, जो नेसेसरी नॉलेज बेस है, वो कवर नहीं की जा सकी। इसलिए रिड्यूस्ड सिलेबस या रिड्यूस्ड करिकुलम इज अनदर थिंग, and prioritized or devised syllabus or divided syllabus is another thing। इस चीज को हमें मद्देनजर रखना पड़ेगा। राइट नाउ मैम हुमा, हम इस बात को शायद कंफर्म ना कर सकें कि रिडक्शन होनी जा रही है। रिव्यू के अंदर अगले साल अगर इसका रिव्यू होता है, उस रिव्यू के अंदर अगर हम लोग इस बात को इस तरह से कवर कर सकें कि नंबर ऑफ यूनिट्स को एक दूसरे के अंदर क्लब करते हुए कुछ ट्रिवियल नॉलेजेस या कुछ ऐसे फैक्ट्स जिनको बच्चे ने बाद में भी जाके देखना है और वो पहले भी देखते आए हैं, उनको हम शायद स्किप कर दें। इट इज क्वाइट पॉसिबल। but not in this year. It's not, there's मैडम no possibility. मैडम इस वक्त जो है, हमने पहले बताया कि हम ऑलरेडी इस चीज के ऊपर काम कर रहे हैं कि फॉर्मेटिव और समेटिव असेसमेंट के अंदर उसको डिवाइड कर रहे हैं। आप उस चीज को दूसरे तरीके से कुछ भी नाम दे सकते हैं। ये बच्चों की समर वेकेशन कंक्लूड होने से पहले फेडरल बोर्ड की वेबसाइट पे, बल्कि आई एम पॉजिटिवली श्योर कि विद इन द मंथ ऑफ जुलाई हम लोग इसी मंथ के अंदर अंदर फेडरल बोर्ड की वेबसाइट पे चीजें अपलोड कर देंगे। सर यही बेहतर होगा कि अगर समर वेकेशन में ही अपडेशन हो जाए कि क्या जी जी कंटेंट है जिसको जी जी थोड़ा सा हम रिलैक्स लेकर बच्चे को दे सकते हैं, क्योंकि सर ऑब्वियसली टीचर्स का करवाना तो इशू नहीं है ना, एक्चुअल फोकस तो हमारे बच्चे पर ही होता है। अब जी सब जी बच्चे जो आपकी क्लास में बैठे हुए हैं, दे डोंट हैव द सेम मेंटल लेवल, दे आर डिफरेंट, दे आर टोटली डिफरेंट, हर बच्चे का अलग मेंटल लेवल होता है। तो बात यही है कि कुछ ऐसा करिकुलम, जैसे मेरे कलीग ने भी कहा, मैम फरहत ने, कि ऐसा ही होना चाहिए कि लाइक जो एवरेज और बिलो एवरेज बच्चा है उसके लिए भी कुछ लेवरेज होना। सो हम सिर्फ यही चाहते हैं कि केमिस्ट्री में क्योंकि सबसे ज्यादा चेंज आया है और 8 से 19 पे शिफ्ट हो गए, और बात यही है कि बेशक आपने चैप्टर शॉर्ट भी कर दिए बट हर चैप्टर कंटेन अ न्यू कॉन्सेप्ट। जिसका एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स हैं, ये सारे चैप्टर 10th के हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हम 10th में करवाते थे। तो एक अच्छा फ्लो में एक अच्छी बेस के साथ हम बच्चे को लेकर जा रहे थे ना। तो अब ये है कि ऑब्वियसली चैप्टर अगर उसकी लेंथ शॉर्ट भी है बट कॉन्सेप्ट तो डिफरेंट है सर। जी, ठीक है मैडम, इसको देखा जा सकता से है। सबसे ज्यादा इशू है केमिस्ट्री का, सबसे ज्यादा लाइक बहुत ज्यादा चेंज आया ना, उसमें जी ज्यादा इशू है तो उससे। जी जी। मैडम, दिस हैज बीन अंडरस्टूड वेरी वेल मैडम। दिस हैज बीन, थैंक यू सर। सर प्लीज इससे रिलेटेड क्लास में कुछ कीजिएगा, बच्चों पे फोकस जी जी करिए। थैंक जी यू जी, सर। ओके। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। मैडम अमरा अली। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। जी सर, बहुत शुक्रिया आप लोगों ने हमें मौका दिया। इस आपके कुछ तजावीज़ लेकर हम हाजिर खिदमत हुए हैं। जैसे कि मेरी पहली कोलीग्स ने भी कुछ तजावीज़ दी हैं। इस्लामियात के हवाले से मैं बात करना चाहती हूँ। SLS स्कूल से मेरा ताल्लुक है और मैं गुज़श्ता 20 साल से ये इस्लामियात पढ़ा रही हूँ। मौजूदा जो निसाब पेश किया गया है, इसके लिए मैं ये कहना चाहूँगी कि 2 किताबों में जो है निसाब वो इंतहाई मुश्किल है। 1 साल में बच्चों को इतनी ज़्यादा सूरतें और वो भी तफसील के साथ पढ़ाना। एक तो तर्जुमातुल कुरान
और उसके लिए अलग से पीरियड होना चाहिए या अलग से पेपर ही अलग होना चाहिए मेरे नुक्ता निगाह से, ताकि बच्चे उसे अच्छी तरह से समझ सकें। दूसरी बात यह है कि जो आप दूसरी इस्लामियात की किताब है उसमें टॉपिक्स इतने ज्यादा दिए गए हैं, टोटल 7 उसके चैप्टर हैं, जिसमें से हर एक में 3 5 और आखिरी में तो 7 उसके टॉपिक हैं। उन सबको कवर करना बच्चे के लिए मुश्किल है। अगर कवर हम करवा ही देते हैं, जल्दी जल्दी में सारा कुछ करवाते हैं, तो दोहराई का टाइम, रिवीजन का टाइम नहीं है बच्चों के पास। ठीक है। उसके अलावा जो तर्जमातुल कुरान के हवाले से कहना चाहूंगी कि मुख्तलिफ सूरतों को, बहुत ज्यादा सूरतों को जो ऐड करके कुछ आयात उसमें से सिलेक्ट की गई हैं, अगर उसकी जगह सूरह कहफ, सूरह यासीन और बनी इसराइल इस तरह की कुछ सूरतें ही शामिल करके पूरी पूरी सूरतें दे दी जाएं तो तलबा के लिए आसानी होगी। ई चेकिंग के हवाले से सर मैं कहना चाहूंगी कि ई चेकिंग के लिए अगर आप लोग स्टाफ अलग से करें और ट्रेंड करें तो वो बहुत बच्चों के लिए अच्छा बेनिफिशियल होगा, इसलिए कि कंप्यूटर हर किसी की नॉलेज में इतना नहीं है कि वो कंप्यूटर पे अच्छी तरह चेकिंग करें, बच्चे की हक तलफी होती है। दूसरा ये टीचर्स क्वालिफाइड होने चाहिए चेकिंग के लिए, और उनकी क्वालिफिकेशन चेक की जाए, लाजमी ये होना चाहिए। और दोनों किताबों के लिहाज से सर आखिरी क्वेश्चन जो मेरा ये है वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि बच्चा जब देखता है कि 50 नंबर हैं और 2 किताबें हमने पढ़नी है, तो उसका इंटरेस्ट जो है ना वो बहुत ही लूज करता है, वो कि 50 तो नंबर हैं और इस सब्जेक्ट में पढ़ना इतना है, तो कम से कम 100 नंबर का होना चाहिए। बस सर ये मेरी सजेशंस थी, इनमें से अगर आप कोई कंसिडर करें तो आई शैल बी वेरी थैंकफुल टू यू। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम मैडम, थैंक यू वेरी मच फॉर योर वैल्यूबल सजेशंस। इसमें थोड़ा सा ऐड करूंगा कि इस्लामियात लाजमी जो है 9th और 10th की, अगर हम इसको इनकी किताबें जो हैं, जो हमारी मौज़ूआती मुतालिया हदीस और मशाहिर की जो जिंदगियों के हवाले से जो हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तैयबा को इंक्लूड करते हुए अगर हम उसके ऊपर थोड़ा सा फोकस करें तो वो किताबें इनकरेज करती हैं बच्चों को सेल्फ स्टडी पे। बच्चे अगर खुद से भी पढ़ें और उसको इम्प्रूव कर सकते हैं, उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें अंडरस्टैंड कर सकते हैं, और बच्चों का ना सिर्फ है कि उसके अंदर मुतालिया का ज़ौक़ भी बढ़ेगा बल्कि उनके नॉलेज में खातिर खा इजाफा भी होगा। दूसरा इसका पोर्शन है कि हमारी सूरतें जो हैं वो उसके लिए अलग से किताब, अ, इसके ऊपर मैं दोबारा इस बात को एम्फेसाइज करूंगा कि बच्चों के अंदर सेल्फ स्टडी की और बच्चों के अंदर क्रिटिसिज्म की या बच्चों को क्रिटिकल एप्रिसिएशन की आदत डेवलप अगर हो जाए, तो अब हम तर्जमा तो करवाते नहीं हैं बच्चों से, बल्कि अहादीस का भी, बल्कि हम लोगों ने तर्जमा करवाना छोड़ दिया। हम आयात और अहादीस का तराजम क्वेश्चन पेपर्स के अंदर अवेलेबल होते हैं, बच्चों ने उसके अंदर अपनी तफहीम बतानी होती है कि बच्चे अंडरस्टैंड क्या कर रहे हैं। आप भले सारी सूरतों के तर्जमा तराजिम मुकम्मल तौर पे ना पढ़ाएं, आप भले सारी सूरतों की तफहीम मुकम्मल तौर पे ना पढ़ाएं, हम लोग हरगिज बच्चों से कोई तफहीम नहीं लिखवाना चाहते। मैं एक छोटा सा इसके अंदर आपको एक लतीफ़ा गोशे गुजार करता। मेरे बड़े भाई ने कुछ अर्सा पहले, काफ़ी पुरानी बात है, उन्होंने एक तफहीम का कोर्स करना शुरू किया। वो तफसीर पढ़ रहे थे, तफसीर कुरान। तो उन्होंने एक पर्टिकुलर जगह पे अपनी असाइनमेंट जब जमा कराई तो जवाबन उन्होंने कहा कि हमारा मकसद आपसे नई तफसीर कुरान लिखवाना नहीं है, हमारा सोल पर्पस ये है कि आप तफसीर को समझ के पढ़ने के काबिल हो जाएं। हमारा भी इसी तरह से सोल पर्पस बच्चों से दोबारा से तर्जमा करवाना या बच्चों से दोबारा से तफसीर लिखवाना नहीं है। हम सिर्फ ये चाहते हैं कि बच्चे अपनी अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक अपनी जिंदगियों में किस तरह से कुरान पाक से हेल्प ले सकते हैं। ये तो एक एवर गोइंग प्रोसेस है, और बीइंग मुस्लिम्स हम सब लोगों के लिए ये एक सेकंड नेचर होनी चाहिए। इसके ऊपर जो कंटेंट की ओवरवेलमिंग जो एक बाज़ औक़ात हमें खौफजदा कर देने की हद तक के एकेडमिकली कितना कैसे इतना ज़्यादा कंटेंट कवर होगा, उसके अंदर बच्चों को आसानी का मौका दिया जाए, उन्हें बताया जाए कि तर्जमा पढ़ें और समझने की कोशिश करें कि इससे क्या मुराद ली जाती है, कि इस पर्टिकुलर आयत में अल्लाह अल्लाह ताला हम लोगों से क्या कहना चाह रहा है, अल्लाह हम लोगों के लिए इसके अंदर क्या मकसद छुपा हुआ है। बस इस बात को एड्रेस करें। इसके ऊपर जितना भी टाइम लगाएं वो कम है, और जितना थोड़ा टाइम लगाएं वो भी काफ़ी है, कि हर एक की अपनी अपनी अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक वो बच्चा जवाब देने के काबिल होते हैं। इसके अंदर कोई एब्सोल्यूट आंसर नहीं होता। नेक्स्ट प्लीज।
जी सर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर, मेरा क्वेश्चन जो है वो मैं मोहम्मद जैनब से रेलिवेंट ही था, तकरीबन काफ़ी हद तक मुझे उसका जवाब मिल गया है। तो सर यही नाइन्थ का जो है, मतलब मैं इंग्लिश का टीचर हूँ, तो उसमें जो बुक्स हैं वो अभी तक भी मतलब के मार्केट में अवेलेबल नहीं है, बच्चों ने ले ली है। हाफ सेशन तकरीबन गुजर चुका हुआ है, वो अवेलेबल ही नहीं थी, तो बच्चों ने फिर कैसे लेनी थी। इसलिए वो रिडक्शन का जो उन्होंने आपसे कहा था वही रिक्वेस्ट थी। काफ़ी हद तक वो काफ़ी ठीक है, लेकिन ये है कि ये साल से शुरू में जब बच्चों ने शुरू करना था अपना सिलेबस, उसी वक्त उनकी बुक्स अवेलेबल होती तो वो हम क्यों, चूंकि अब ये सिलेबस काफ़ी कम्प्रिहेंसिव है, तो कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। बस वही रिक्वेस्ट थी सर कि अगर उसमें रिडक्शन में कुछ ऐसा कोई हो सकता हो तो जज़ाकल्लाह। जी, थैंक यू वेरी मच अमजद साहब, थैंक यू फॉर योर वैल्यूएबल सजेशन एंड वी विल ट्राई के जल्द से जल्द किताबें मार्केट में अवेलेबल हो जाएं। थैंक यू वेरी मच जी। इफ्तिखार अहमद गौरी साहब। जी अस्सलाम वालेकुम गौरी साहब। जी वालेकुम सलाम, थैंक यू वेरी मच सर। इफ्तिखार अहमद गौरी, मैं जिना पब्लिक स्कूल को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। मेरा क्वेश्चन ये है कि जब आप करिकुलम बनाते हैं फेडरल बोर्ड, क्या ये सजेशन जो है ये स्कूल टीचर से भी ली जाती हैं, जो कंसर्न होते हैं, जो ऑन ग्राउंड प्रैक्टिकली स्टूडेंट को पढ़ा रहे होते हैं, क्योंकि उनका तजुर्बा और उनकी नॉलेज ज़्यादा होती है और लिखने वालों की भी होती है। लेकिन अगर ये कंबाइन एफर्ट्स के साथ फेडरल बोर्ड अगर बनाता है, एक तो ये मेरा क्वेश्चन है कि आप उसकी सजेशन लेते हैं लोगों से, टीचरों से, या नहीं। दूसरा क्वेश्चन ये है सर कि छुट्टियां अगर निकाल दी जाएं पाकिस्तान में जिस हिसाब से होती हैं, क्या उस हिसाब से आप करिकुलम को डिजाइन करते हैं कि 16-16 चैप्टर नाइन्थ में और 10th में बच्चे क्या इसको पढ़ सकेंगे, या टीचर कवर कर सकते हैं या नहीं? ये भी एक क्वेश्चन है। और तीसरा क्वेश्चन है सोशल स्टडी या हिस्ट्री में जो 10th में सब्जेक्ट डाले गए हैं, वो बच्चे उसमें बहुत से क्वेश्चन कर रहे होते हैं हमारे लीडर्स के बारे में। तो वो अगर हमारे इस्लाफ या वो लोग जिन्होंने बाकी को बहुत बड़े कारनामे किए हैं, जिनके बारे में नॉलेज भी है बच्चों को भी हमें भी, अगर उनको भी शामिल किया जाए, तो ये मेरी सजेशन है सर। सर थैंक यू वेरी मच फॉर योर सजेशन के हमारे इस्लाफ के वो लोग जो मशाहिर हैं उनको भी हम शामिल करें। इस्लामियात में बहुत सारा कंटेंट कवर हो रहा है, हम कोशिश करेंगे पाकिस्तान स्टडीज़ में भी कर दें। और जो हमारे रहनुमा हैं, जो लीडर्स हैं, उनके हवाले से बच्चे अगर सवाल करते हैं तो ये तो बड़ी इंकरेजिंग बात है। इट्स अ गुड थिंग कि बच्चे इस तरह से चैलेंज कर रहे हैं। दैट इज़ गुड थिंग कि बच्चे इस बात के हवाले से इंटरेस्ट भी ले रहे हैं। नहीं दे रहे। आपके अच्छा पहले जो दो सवालात हैं उनके हवाले से सर, बिल्कुल हमारा जो करिकुलम, हमारा से मुराद जो मिनिस्ट्री की तरफ से जो करिकुलम डिज़ाइन होता है और उसके अंदर जो लोग बैठते हैं करिकुलम के डिज़ाइनिंग और डेवलपमेंट में, वो सब लोग मुख्तलिफ डोमेन से और मुख्तलिफ एरिया से मुख्तलिफ डेमोग्राफिक को रिप्रेजेंट करते हुए, एज ग्रुप, मुख्तलिफ डायरेक्टरेट्स, उनको रिप्रेजेंट करते हुए एक बड़ा कॉम्प्रिहेंसिव किस्म का ग्रुप होता है जिसको हम रिफाइन करने के लिए इस्तेमाल करते हैं करिकुलम के कंटेंट्स को। और बिल्कुल जो हमारे 9th-10th पे जो करंटली प्रैक्टिसिंग टीचर्स हैं उन्हीं की गाइडलाइंस के मुताबिक करिकुलम बनता है। जो हमारी छुट्टियां हैं वो हमारे एकेडमिक ईयर का हिस्सा हैं। छुट्टियों को इस बात के हवाले से कि स्टूडेंट की लाइफ में छुट्टी का मतलब ये है कि नरिशमेंट या रिफ्रेशिंग फॉर द नेक्स्ट आफ्टर द हॉलीडेज, फॉर द जो भी हमारा एकेडमिक सेशन है, वीक है, एकेडमिक मंथ है या एकेडमिक डे है, उसके हवाले से तैयार हो के आना। छुट्टी का हरगिज ये मतलब नहीं है कि छुट्टी का मतलब छुट्टी, इट्स ऑफ। इट्स लाइक रिप्लेनिशमेंट डे, और बच्चे को अपने आप को रीनरिश करने का मौका मिले कि बच्चा अपने आप को दोबारा से तैयार करके लाए। स्टूडेंट और टीचर दोनों अपने आप को दोबारा से तैयार करके आए और दोबारा विद न्यू ज़ील एंड जस्ट दे शुड कम बैक एंड स्टार्ट वर्किंग अगेन। एंड डेफिनेटली इस चीज़ को मद्देनजर रखा रहता है। थैंक यू गौरी साहब। जी जवेरिया अदनान साहिबा। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। जी सर, मैं बायोलॉजी सब्जेक्ट से रिलेटेड बात करूंगी। वैसे तो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस हैव बीन आंसर्ड ओवर हियर। सिलेबस तो चलें, अब इतनी डिस्कशन उस पर हो गई है, जो भी सिलसिले हैं अब एक दफ़ा बन गया
ठीक है, इस सेशन में हम स्टार्ट भी कर चुके हैं। बस मेरी ये रिक्वेस्ट और सजेशन है कि चलें अब जब पेपर डिजाइन किया जाए तो काइंडली उसके अंदर आप स्टूडेंट्स को लाजमी मद्देनजर रखें कि पेपर इस तरह से हो कि एटलीस्ट आपका एवरेज स्टूडेंट भी उसको अटेम्प्ट अच्छे से कर सके, क्योंकि जब एसएलओ पैटर्न की बात आती है तो डिफिकल्टी लेवल हर साल मजीद इंक्रीज होता जा रहा है और एसएलओ से रिलेटेड क्वेश्चंस फिर वो बहुत ज्यादा डिटेल्ड एंड कॉम्प्रहेंसिव हो जाते हैं, जो डेफिनेटली आपका एक अबव एवरेज स्टूडेंट तो कर लेगा, लेकिन वो जो एक बिलो एवरेज है, यहाँ अगर हम एवरेज की बात करें, वो उस तरह से अटेम्प्ट नहीं कर पाता और फिर बच्चे मतलब बड़े डिसहार्ट होते हैं आफ्टर द रिजल्ट्स। लास्ट ईयर भी जब क्लास 9th का रिजल्ट आया था तो वो इतना अच्छा उस तरह से नहीं था अगर हम एक ओवरऑल मतलब परसेंटेज उसके हवाले से देखें, तो वो फिर बच्चे बहुत अच्छा बच्चा भी जोन सा होता है ना, वो बहुत ज्यादा मायूस हो जाता है और उनका फिर वो इतने सारे मतलब यानी कि हमारे एजुकेशनल सिस्टम के ऊपर इतने सारे उनके एतमादात बिल्कुल खत्म होने लग जाते हैं। सो हमने चूंकि स्टूडेंट को भी साथ लेके चलना है और ये वाले बहुत क्रूशल यानी कि ईयर्स होते हैं स्टूडेंट्स के लिए, 9, 10, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर। सो इन टाइम में हमने स्टूडेंट की साइकोलॉजी को भी अंडरस्टैंड करना है, उसको मतलब कॉन्फिडेंस में भी लेके चलना है, उसकी हमने ग्रूमिंग भी करनी है, उसको स्किल भी डेवलप करानी है, उसको नए आने वाले दौर के अकॉर्डिंगली उसको तैयार भी करना है। सो ये सारे फैक्टर्स जहन में अगर रखे जाएं तो चलें हमारे जो एक हम मोटो अपना अचीव करना चाहते हैं या जो हमारा एक मकसद है उसमें हम किसी हद तक कामयाब हो सकते हैं। तो जरा अब ये कि अभी होपफुली रिजल्ट के बाद डेफिनेटली यू मूव ऑन फर्दर, तो उसमें जब ये पेपर को सेटिंग की जाए, आइटम सिलेक्शन की जाए, क्योंकि बायोलॉजी सब्जेक्ट की भी अगर मैं बात करूं तो चले सिलेबस और वो जो जितनी सारी चीजें, डायग्राम बेस्ड भी इतनी सारी चीजें हैं, प्रैक्टिकल बेस्ड भी इतनी सारी चीजें हैं, तो वो डेफिनेटली उस तरह से नहीं हो पाती। लेकिन चले अगर हम अपना बेहतरीन एफर्ट भी पुट इन करें, स्टूडेंट्स को भी बहुत ज्यादा वेल ग्रूम्ड करें, तो एटलीस्ट ये कि पेपर के साथ उसकी थोड़ी बहुत हम आहंगी होनी चाहिए। बस ये एक सजेशन आप काइंडली इसको कंसिडर कीजिएगा और उसको आगे मूव ऑन करवाइएगा लाजमी। Thank you very much, ma'am. It was a very valuable and very appropriate suggestion and हर बर वक्त और बरमला किस्म की जो है वो सजेशन है एंड यस डेफिनेटली बरमहल सजेशन है, we will definitely take care of it इंशाल्लाह. Thank you very much, ma'am. Miss अमारा रेहान. अस्सलाम वालेकुम। मेरे मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आर आंसर्ड ऑलरेडी, जैसे मेरी बाकी कोलीग्स ने कहा, मेरे भी माइंड में यही क्वेश्चंस थे सारे, लेकिन मुझे सिर्फ एक कंप्यूटर सब्जेक्ट से रिलेटेड एक स्पेसिफिकली क्वेश्चन है। जैसे कंप्यूटर सब्जेक्ट इज नाउ टू मच डिफिकल्ट फॉर स्टूडेंट्स, ठीक है। पहले तो ये एक जर्नल ओपिनियन था कि जो बायो में नहीं चल सकता वो कंप्यूटर में आ जाएगा, कंप्यूटर इजी, लेकिन कंप्यूटर में उन्होंने जो है वो प्रोग्रामिंग इज टू मच। जैसे जो हमारा चैप्टर नंबर 3 है उसमें डायनामिक वेबसाइट्स की क्रिएशन भी डाल दी है और स्टैटिक वेबसाइट की क्रिएशन भी है। स्टैटिक तक तो ठीक है, वो तो बच्चे स्टूडेंट्स कर लेंगे, लेकिन डायनामिक वेबसाइट में हमें पीछे से सारा उनको जो है प्रोग्रामिंग बेसिक्स सिखाने पड़ते हैं, जो कि बहुत स्टूडेंट्स के लिए लेंथी हो जाएगा। मैडम सेकेंडली मेरी अगर इसके अंदर थोड़ा सा डिस्कशन को बना लें कि आप जैसे बता रही हैं डायनामिक और स्टैटिक वेबसाइट्स का डिजाइन है, तो इसके लिए बच्चों को पीएचपी पढ़ा रहे हैं, क्या पढ़ा रहे हैं? जी, हम HTML और जावास्क्रिप्ट और VB एम्बेड कर रहे हैं उसके अंदर जी चैप्टर ठीक 3 में जो हमारा जो है। ठीक है तो इसके अलावा मेरा फर्स्ट चैप्टर से रिलेटेड भी एक क्वेश्चन था कंप्यूटर साइंस जी से। फर्स्ट चैप्टर इज टू मच लेंथी एज फॉर स्टूडेंट्स पॉइंट ऑफ व्यू। जो लास्ट हमारा सिलेबस था उसमें 4 चैप्टर्स को ज्वाइन करके उन्होंने फर्स्ट चैप्टर में एक जो है ऑल द टॉपिक्स आर एम्बेडेड इन फर्स्ट चैप्टर। जी जी सेकेंडली फर्स्ट चैप्टर में कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जैसे मेमोरी है, बसेस हैं, और जो है वो पाथ्स हैं, वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर है। ये डिफरेंट टॉपिक्स हैं जो रिलेटेड हैं, मेमोरी से रिलेटेड हैं, लेकिन इन सब टॉपिक्स से जो है वो स्टूडेंट्स तो ये, जब मैंने ये टॉपिक्स स्टूडेंट्स को डिलीवर किया तो स्टूडेंट्स वर सेइंग कि मैम यही इन्फॉर्मेशन हमने प्रीवियस पेज में भी पढ़ी थी, यही इन्फॉर्मेशन हमने लास्ट में भी पढ़ी थी। मैंने कहा बेटा जहाँ पे से आपको मतलब एसएलओ बेस्ड कॉन्सेप्ट्स है ना, तो आप एसएलओ बेस्ड कॉन्सेप्ट्स को पिक करें एंड द रिमेनिंग यू हैव टू लेफ्ट। तो द क्वेश्चन इज दिस कि हर टॉपिक्स में से एसएलओ बेस्ड क्वेश्चंस जो है वो डिफरेंट बन सकते हैं। तो टॉपिक्स आर सेम, जैसे मेमोरी का टॉपिक है वो 3-4 टाइम्स दिया हुआ है, लेकिन उसमें से एसएलओ जैसे एक टॉपिक है उसमें से एसएलओ बेस्ड क्वेश्चन डिफरेंट होगा, नेक्स्ट टॉपिक में से एसएलओ बेस्ड क्वेश्चन डिफरेंट होगा, बट द टॉपिक्स आर सेम। तो वो वी कैन नॉट एक्सक्लूड द टॉपिक एज फार एज एसएलओ बेस्ड क्वेश्चंस आर कंसर्न। तो वो सेम टॉपिक, मेमोरी का टॉपिक 3-4 जगह पे देने के बजाय अगर हम उसको अंडर वन हेडिंग ही कर दें ताकि स्टूडेंट्स को इतने सारे एसएलओ बेस्ड जो है अंडरस्टैंडिंग ना करनी पड़ सके। तो चैप्टर 1 की जो लेंथ है और उसमें जो रेपिटेटिव टॉपिक्स है ना, उससे जरा मेरा कंसर्न है कि वो जरा अगर
एक्सक्लूड हो जाए, या नेक्स्ट टाइम जब भी बुक जो है रिव्यू हो उस टाइम पे? तो क्योंकि जो रेपिटेशन है ना वो स्टूडेंट्स के लिए बहुत कंफ्यूजिंग है। मैडम थैंक यू वेरी मच फॉर योर क्वेश्चन। इसके ऊपर हम कोशिश करते हैं, इंटरेक्टिव बनाते हैं इस क्वेश्चन को, इसको डिस्कशन की फॉर्म में लेके आते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, जो हमारे पास ट्रिवियल नॉलेज एरियाज हैं, ऐसे क्वेश्चंस ऐसे एरियाज जो बच्चे पहले से पढ़ चुके हैं या जो बच्चे करिकुलम में एक दफा पढ़ के दोबारा पढ़ने जा रहे हैं, तो ऑफ कोर्स उनको दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं है। डेफिनेटली जैसे मेमोरीज इन बसेस की जो है, एक जगह अगर टाइप डिस्कस हो गई है, उनकी एड्रेस हो चुका है, तो दोबारा से उनको बार बार पढ़ने की जरूरत नहीं है। इट डजेंट मैटर कि उसके हवाले से डिफरेंट एसएलओज हैं, मेमोरीज अगर हैं तो उनके फंक्शंस होंगे, उनकी एप्लीकेशंस होंगी कि कौन सी मेमोरी किसके साथ जो है वो नहीं काम कर सकती है, काम कर सकती है। ये सारी पॉइंट्स एक जगह पे पढ़ा दिए जाने चाहिए। ये बात आपकी बिल्कुल दुरुस्त है और अप्रोच भी ऐसी होनी चाहिए। ऑन द अदर हैंड, अगर हम दूसरी साइड से देखें, आपने जिस तरह से कहा कि अब बच्चों को वेबसाइट के डिजाइन्स और ये सारी चीजें, मैं इसके ऊपर एक पर्सनल एक छोटी सी मिसाल दूंगा कि अप्रोक्सीमेटली 6 साल पहले एक मेरे पास एक छोटा सा प्रोजेक्ट आया था, जिसके अंदर एक बड़ी हैंडसम अमाउंट अवेलेबल थी, जो भी वो प्रोजेक्ट करता। अप्रोक्सीमेटली 1 मिलियन का वो प्रोजेक्ट था। उसके अंदर बच्चे को या कैंडिडेट को, जो भी मुतल्लिका कैंडिडेट था, उसको सिर्फ 3 स्किल्स चाहिए थी: C#, jQuery और SQL के ऊपर बेसिकली बैक एंड पे जो है वो डेटाबेस को मैनेज कर सकता है। अब मैं सिर्फ इस हवाले से ये कहना चाहूंगा कि कंप्यूटर साइंस वाले दे शुड बी, अगर आप माइंड ना करें, एक छोटा सा मैं थोड़ा सा गैर पार्लिमानी लफ्ज में, दे शुड बी ग्रीडी इनफ कि नहीं, बच्चों को हम इसके अलावा मजीद टॉपिक्स भी पढ़ाएं। इस वक्त करंटली मार्केट में हमारा सबसे ज्यादा पोटेंशियल ऑफ द जॉब्स कंप्यूटर साइंस और एप्लीकेशन बेस्ड है सारे का सारा। बच्चों को अगर एडोबी का, अगर इलस्ट्रेटर, फोटोशॉप या कोई और ऐसी स्किल आती है जिसके अंदर वो प्रीमियर प्रो अगर वो फिनिशिंग कर सकते हैं, तो दे कैन अर्न अ लॉट विदाउट एनी फॉर्मल डिग्री। हम इस बात इधर किसी चीज को एनकरेज नहीं करना चाह रहे, हम सिर्फ ये कहना चाहते हैं, हम इस बात को सिर्फ ये प्रमोट करना चाह रहे हैं कि बच्चे प्रैक्टिकल नॉलेज, कोडिंग की तरफ, बच्चों को पाइथन आनी चाहिए, बच्चों को PHP आनी चाहिए, बच्चों को HTML आनी चाहिए, बच्चों को C++ आनी चाहिए। एंड वंस यू हैव लर्न द प्रोग्रामिंग, आप किसी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को सीख लेते हैं, उसके बाद बाकी सारों की सिर्फ लाइब्रेरीज वगैरह की चेंज है, अप्रोच से सेम होती है। बच्चों की कोडिंग एबिलिटीज जो हैं मैडम, मैं तो समझता हूँ कि एंड ये ना सिर्फ ये कि वो कोडिंग एबिलिटीज बच्चों के इन्हांस होनी चाहिए, बच्चों को ये सारा कुछ अच्छे तरीके से आना चाहिए। इसके अंदर सबसे बड़ा जो इम्पोर्टेंट पॉइंट ऑफ व्यू कि आप लोग, यानी कि जो कंप्यूटर साइंस के जो टीचर्स हैं, यू कैन लीड द वे, यू कैन बिकम द टॉर्च बेयरर्स, इन द सेंस आपने जो शुरू में एक आर्गुमेंट दिया था कि वो बच्चा जो बायो में नहीं चल सकता वो कंप्यूटर साइंस में आ जाए, तो ना सिर्फ ये कि ये एक पैराडाइम शिफ्ट हो जाना चाहिए कि जो बच्चा कंप्यूटर में ना चल सके वो बायो में जाना चाहिए। मैं किसी को अंडरमाइन नहीं करना चाह रहा, मैं सिर्फ एक ही कहना चाह रहा हूँ कि कंप्यूटर साइंस एक इतनी एडवांस्ड इस वक्त, या इतनी एक इम्पॉर्टेंट फील्ड है एज ऑफ नाउ। और इस वक्त अगर हम इतने छोटे बच्चों के साथ अगर हम अच्छे तरीके से काम करके और उनको वाकई जो है अच्छे कोडर्स बना सकते हैं, उनकी प्रोग्रामिंग एबिलिटीज को वाकई इस तरह से एनहांस कर सकते हैं जैसा कि हम लोग इंटेंड कर रहे हैं, तो आई डोंट सी दैट पाकिस्तान विल हैव टू रिलाई ऑन एनी एक्सटर्नल रिसोर्सेज। इंशाल्लाह वी विल बिकम सेल्फ रिलायंट इन मेनी एस्पेक्ट्स इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच सर, अच्छा आंसर है आपका, बिल्कुल ठीक है। लेकिन टाइम ड्यूरेशन जो है ना हमारे पास फॉर द सेशन, दैट्स टू शॉर्ट के हम ये सारे सब, क्योंकि अगर हम सब, वो तो आपकी बात बिल्कुल मैडम आप दोस्त फरमा रही करेक्ट है हैं। देखिए देखिए, मैं अगेन अपने पॉइंट को रिफ्रेज करने की कोशिश करता हूँ। मैंने कहा कि आप लोगों की तरफ से ये डिमांड होनी चाहिए कि बच्चों को जो है हम ये भी कराएं, ये भी कराएं, ये भी बेनिफिशियल है, ये भी बेनिफिशियल है बच्चों के लिए। और मैंने समझता कि एक कंप्यूटर साइंस में बल्कि आप लोगों की डिमांड ये भी होनी चाहिए कि टीचर्स भी मुख्तलिफ होने चाहिए, क्योंकि एक टीचर तमाम मजामीन का एक्सपर्ट नहीं हो सकता, क्योंकि ये बिल्कुल। सारे सारे स्पेशलाइज सब्जेक्ट्स हैं। एक अच्छा प्रोग्रामर जो है एक अच्छा फोटो एडिटर नहीं हो सकता इसी तरह से। और हमने तो बच्चों को ट्रिवियल नॉलेज देना है, बेसिक नॉलेज देना है। जिस पॉइंट की तरफ मैं एड्रेस करना चाह रहा हूँ वो ये कि कोर्स की या करिकुलम की जो लेंथ है हम उसको ऑप्टिमली इसी तरह से रिवाइज करेंगे कि वो चीजें जिनको हम, मैं अगेन ये लफ्ज विदाउट द परमिशन टू यूज एज अ रेफरेंस, कि हम किसी चीज को लो प्रायोरिटी समझते नहीं है, लेकिन हम इधर प्रायोरिटाइज इस तरह से करेंगे कि वो चीजें जो बच्चे पहले पढ़ चुके हुए हैं उनको दोबारा ना पूछा जाए।
बच्चों को कीबोर्ड, माउस और प्रोसेसर की अगर डेफिनेशन वो क्लास 1 में, क्लास 2 में, क्लास 3 में, क्लास 4 में पढ़ चुके हुए हैं, तो अब उनको दोबारा से कीबोर्ड, माउस और मॉनिटर का दोबारा से ना पढ़ाया जाए कि ये इनपुट डिवाइस है, ये आउटपुट डिवाइस है। एक सजेशन दे रहा हूँ, मैं कोई इसके ऊपर वो अथॉरिटी नहीं हूँ, आई एम नॉट अ सब्जेक्ट एक्सपर्ट, मैं सिर्फ एक मिसाल दे रहा हूँ कि इस तरह की चीज़ों को हम अवॉइड करते हुए हम उन चीज़ों के ऊपर फोकस कर सकते हैं जो बच्चों की स्किल को ना सिर्फ एक सही तरीके से एनहांस करेगा बल्कि बच्चों के लिए यूजफुल भी होगा। उसके अंदर इस बात को हम मद्देनजर रखेंगे कि जैसे पहले बताया गया, गोरी साहब ने भी कहा था कि तमाम बच्चे एवरेज, एक्सीलेंट स्किल वाले और लो लर्निंग स्किल वाले, उन तमाम बच्चों को इस तरह से अकोमोडेट किया जाए कि वो अपने अपने लेवल के मुताबिक अप्रोप्रिएटली लर्न करके जाके और हमारे करिकुलम से कुछ पॉजिटिवली गेन करके जाएं। बच्चों को डिस्करेज नहीं करना, हमने बच्चों को हरगिज डिमोरलाइज नहीं करना, हमने बच्चों को कुछ सिखाना है ताकि वो मुआशरे के मुफीद शहरी बन सकें, प्रोडक्टिव शहरी बन सकें इंशाल्लाह। थैंक यू वेरी मच पार्टिसिपेंट्स, आज की आप लोगों की मीटिंग में पार्टिसिपेट एंथुजियास्टिकली और एक्टिवली पार्टिसिपेट करने का शुक्रिया। इट वाज क्वाइट अ लर्निंग फॉर ऑल ऑफ अस। मैं आज यहाँ पे हमारी टीम जो है, हमारे टेक्निकल स्टाफ जो हैं, अवैस करनी साहब उनका, मलिक ताहिर अब्बास साहब उनका मैं शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने बड़ा अच्छा एक सेशन अरेंज किया। अल्लाह इन लोगों को जज़ाए खैर दे, अल्लाह इन लोगों के एफर्ट्स को फेडरल बोर्ड के लिए, बच्चों के लिए और पाकिस्तान के लिए जो है वो इसी तरह से फ्रूटफुल बनाए जैसा कि हमारी इंटेंशन है, हमारी ख्वाहिश है। अल्लाह आप सब लोगों का हामी और नासिर हो। थैंक यू वेरी मच जी। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़।